नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। भी बहुत बहुत बढ़िया हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपके? आई होप कि आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। और अगर कोई पेपर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो गया है तो घबराना मत, सबके लिए एक जैसा पेपर आता है। ठीक। अब बारी है आपके टैक्सेशन को लेकर। तो टैक्सेशन में खूब शानदार तरीके से हमने पढ़ा, खूब बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस हमने किए उसके, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डे पर मैं आपको पूरे के पूरे टॉपिक रिवाइज कराऊं, ये कोई तुक नहीं बनती है, क्योंकि 80% हर चैप्टर से 80% तो हर बच्चे को आता ही आता है। बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करके टाइम कंज्यूम करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो मैंने पीछे एग्जाम बाइट्स निकाले थे। हर चैप्टर में से जो कठिन कठिन कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कराया है। उनमें से किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन डाला जा सकता है आपके लिए, उस पर बात करी है। तो मैंने क्या किया है कि जो एग्जाम बाइट्स वाले मेरे जो चैप्टर्स मैंने कवर किए थे, लगभग 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टर को जोड़कर मैं आपके सामने पूरा एक वीडियो यहां पर लेकर आ रहा हूं। और आपने किसी को भी ये लास्ट मोमेंट पर मिस नहीं करना है। पहले आपने एग्जाम बाइट देख लिया है, तब भी आपको ये फिर से देखना है। नहीं देखा है तो देखना ही देखना है। और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा। हालांकि फिर भी अगर किसी स्पेशल चैप्टर को लेकर आपकी दरख्वास्त है कि इसका भी हमें बताइए जो ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी कल तक आपके लिए हाजिर कर दूंगा। आप जैसा है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके साथ में हूं। और कहीं कोई दिक्कत आए तो 9810012161 24 आवर आपके लिए लाइन खुली हुई है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और बस अब लंबी गहरी सांस लीजिए और जुट जाओ अपने टैक्स के पेपर की तैयारी में। और यह पेपर आपको बेहद शानदार तरीके से, पूरी स्थिरता, पूरे ठहराव के साथ बहुत बढ़िया तरीके से देकर आना है। प्रेजेंटेशन के जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं वही आपने वैसे ही करके फॉलो करने हैं। पेपर को आराम से पढ़ना है, क्या आराम से पढ़ना है, और कूल माइंड से चीजों को रिकॉल करते हुए अपना आंसर लिखना है। दिमाग ठंडा रखना बस। कोई एबीसी कैटेगरी बनाकर मैं नहीं दे रहा हूं, सारा का सारा ए कैटेगरी है। हमने हर चैप्टर को एक कैटेगरी के एंगल से ही पढ़ा है, उसी एंगल से रिवाइज किया, उसी एंगल से पेपर के लिए भी तैयार करके जाएंगे। कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता यार, कहां से पूछ ले कहां से ना पूछे। कोई गैस नहीं लगाना चाहते हम, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम किसी भी तरीके का, ठीक है? तो हर चैप्टर एक कैटेगरी का है, हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं ये हर चैप्टर से जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे कैसे आपके लिए डाले जा सकते हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जरूर 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 हर बच्चे को यह वीडियो जरूर देखकर जाना है, क्योंकि एग्जाम के बाद कहीं कोई पछताने वाली बात ना रह जाए कि यार वो देख लेते तो वहां पर बताया था, वो देखा नहीं हमने। विश्वास मानिए, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है आपको ना। आपको तो कठिन कठिन जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां आपको पेन है, उतने की जरूरत है, वही मैंने करके दिया है इसके अंदर। फिर भी किसी और चैप्टर को लेकर आपको हो कि मैं उसकी भी एग्जाम बाइट्स बनाकर आपको दूं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। कल ही बनाकर दे दूंगा उसका मैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपसे गलती करवा जाता है, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। पता है ये वो भी एरियाज हैं जहां से आपकी क्वेरीज बनती है बार बार। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आता है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को बड़े ध्यान से हमें दो भागों में बांटना होता है। मैं ये कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं चुपचाप फॉलो करना, कि जब भी एग्जाम में इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर क्वेश्चन आए तो जो लिख रहा हूं इसे लिख जरूर लीजिएगा, वरना गलती होनी तय है। क्या भला कि देखिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी गई हो और अगर पैसे आ गए हैं फॉर कंसीडरेशन अगर किया गया हो, तो भैया यहीं पर हो गया काम, आगे तो बकवास है। अब चाहे ये अपने से लिया हो या आपने किसी पराये से लिया हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया हो या पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो, यहां थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है या नहीं पड़ता? यहां भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया जी पैसा आ गया। तो ऐसे वाले केस के अंदर यहां बिजनेस के लिए लिया है तब भी सप्लाई बनेगा,
पर्सनल के लिए लिया है तब भी आपका सप्लाई बनेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आगे एग्जम्पशन पर जाकर इसमें तो जीएसटी आएगा, ये तो एग्जम्पशन में फॉल नहीं करता और वो भी आरसीएम में जीएसटी आएगा। लेकिन जब पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वैसे वाले केस के अंदर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इधर आइए जरा, यहां पर हम बात करते हैं फ्री वाली सेवाओं की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी गई हो और भैया जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे वाले केस के अंदर ये सिर्फ अपने से लोगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट या अपना जो भी हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कॉम्बिनेशन होता है वहां से अगर आप इसे लेते हो और भैया जी वो भी बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो तो ही ये आपका यहां पर सप्लाई बनता है, वैसे करके बोल देते हैं और जीएसटी यहां पर आ जाएगा, वो भी आरसीएम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे पर्सनल पर्पस लिया तो सो सॉरी, ये आपका सप्लाई भी नहीं बनाया जाएगा ऐसे करके। सर ये क्यों किया गया है, यहां पर तो सप्लाई बना दिया, यहां पर नहीं बनाया। यहां दरअसल क्या है कि मैंने माना कि यहां जीएसटी नहीं आता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है ओइडार का जो सिलेबस में नहीं है आपके में, ऑनलाइन मनी गेमिंग का भी आता है, वहां पर आकर इन पर जीएसटी लिया जाता है। कुछ केस में जीएसटी लेते हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगला पॉइंट आता है भैया जी, इसमें आपका सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है उसको सर्विस की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन आपके लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की सेल हुई भी है या नहीं हुई है। तो प्रॉपर्टी की सेल को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कब मानेंगे, जब यहां मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है, पोजीशन आपको यहां पर दे दिया गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, जो भी है प्रॉपर्टी यहां पर आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इससे पहले चाहे आपका 1% आया हो, 2% आया हो, 100% आया हो, कुछ पैसा अगर आपने पकड़ लिया है, डील आपकी यहां हो गई थी कंप्लीशन से पहले, तो भैया जी फिर इस वाले केस को सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि पैसा बाद में आया लेकिन किश्तों में आया, प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले कुछ भी नहीं आया, सारा पैसा बाद में आया, तो फिर ये सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये प्योर सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग का मामला आएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज वो सप्लाई आपकी नहीं बनती है। तो फर्स्ट पेमेंट को दिमाग में रखना है कि क्या फर्स्ट पेमेंट चाहे 1% ही आया हो, डील कहां हुई थी, वो आपको यहां पर चेक करना होता है। ठीक है साहिब। उसके बाद फिर आपको कठिन नहीं पर परेशान कर जाता है, कंपोजिट सप्लाई उसे कहते हैं जहां पर पीएनटी टेस्ट पूरा होता है, प्रिंसिपल सप्लाई हो एक कम से कम, नेचुरली बंडल्ड हो और 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज का कॉम्बिनेशन होता है और उसको प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जहां पर कोई पीएनटी टेस्ट अपना पूरा नहीं हो पाता है, वैसे वाले केस में मिक्स सप्लाई के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है जी, तो उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन करके चलते, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है जी। उसके बाद आपके आते हैं यहां पर कुछ सर्कुलर्स, बाकी चीजों में आपको कोई किसी प्रकार का पेन नहीं आएगा, ये मुझे पता है। सर्कुलर पर बेस्ड हम कुछ आपसे बात करते हैं। देखिए अगर बुक्स वगैरह प्रिंट हो रही हैं जिनमें बाइंडिंग वगैरह अपनी यूज की जा रही है, नॉर्मली इनको सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन जहां चीजें बाइंडिंग वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, लूज फॉर्म में है, चाहे लीफलेट है, चाहे आपका पैम्फलेट है ना, चाहे आपका विजिटिंग कार्ड वगैरह है, इन सब के केस में से सप्लाई ऑफ टिश्यू पेपर है, इनको सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से जाना जाता है बेस्ड ऑन द सर्कुलर। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं भैया जी सीने में सिनेमा। सिनेमा की बात कर रहे हैं यहां पर आकर। सिनेमा में देखिए अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जो आजकल बड़ा हिट रहा है पॉपकॉर्न, लेकिन बंडल्ड विद मूवी है, मूवी के साथ ही आपका मील है, फिर तो उसका जो क्लासिफिकेशन जाएगा वो सिनेमाटोग्राफी के अंदर चला जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई आपकी वो बनती है। लेकिन आपका मूवी अलग है और पॉपकॉर्न भैया यानी कि मील आपका अलग है, तो फिर इसको इंडिपेंडेंट क्लासिफाई करते हुए इस पर अपना जो जीएसटी बनता है वो यहां पर लगवा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बबुआ हमारे कार्य, नेगेटिव एक्टिविटीज को लेकर एक सर्कुलर है, उसका पूरा सार ये निकल के आता है कि अगर आपने कोई नेगेटिव एक्ट के लिए पूरे होशो हवास में डबल ए है, पूरे होशो हवास में यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वैसे वाले केस के अंदर हम उसे सप्लाई मानते हैं, नेगेटिव लिस्ट वाली, मतलब आई मीन टू से नेगेटिव सप्लाई मानते हैं और उस पर अपना जीएसटी भी लगाया जाता है। लेकिन जो आपकी इस तरह की चीजें जो एक्सीडेंटल होती हैं, अचानक से घटित हो जाती हैं, उनको हम सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं करके चलेंगे, वहां पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। एक और जगह आपको घेरा जा सकता है होल्डिंग सब्सिडरी का मामला। ये होल्डिंग है, ये आपकी सब्सिडरी है, यहां से यहां की तरफ शेयर्स मालिक आ जाते हैं, शेयर्स बाय कर लिए हैं, जो कंसीडरेशन है क्या जीएसटी आएगा, ना मुनाना, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सर्विस है। शेयर बाय करना और बाय करके रखे रखना, आहा
बाय करना और बाय करके रखे रखने से डिविडेंड का जन्म हो जाता है रे। और डिविडेंड के ऊपर भी क्या जीएसटी आएगा? नो बेबी, ना डिविडेंड पे ना उसकी कंसीडरेशन पे किसी पे कोई जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लेकर। भैया जी देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो अपने हैं, जहां तक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तक, चाहे उसने गाड़ी दिया, घर दिया, बंगला दिया, पैसे दिए, कुछ भी दिया, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में तो उतने तक के अमाउंट को सैलरी के रूप में कंसीडर किया जाता है। और जो बियॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दिया जाता है ना, उसे हम लोग यहां पर भैया जी गिफ्ट के रूप में जानकर चलते हैं। राधे राधे। और गिफ्ट जो होते हैं वो भैया जी एक एम्प्लॉय को साल भर में 50,000 तक का सप्लाई नहीं है, उसके बाद है तो फुल अमाउंट अपना सप्लाई बना दिया जाता है। ये बात हमको पता है मेरे बच्चा। एक और पॉइंट आता है लैंड को लेकर। जमीन होती है, चाहे आप उसे एज सच बेच दो तब भी जमीन बेची मानी जाएगी, चाहे आप उसका श्रृंगार करके लेवलिंग करा दी, छोटी छोटी बाउंड्री करा दी है, उसमें बोरिंग करा दिया, समरसेबल लगवा दिया, बिजली कनेक्शन ले लिया, तब बेचा, थोड़ा श्रृंगार करके बेचा, लैंड तब भी लैंड ही रहेगी और उसके बेचने पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। हालांकि लैंड का श्रृंगार करने में जो बाहरी व्यक्तियों से आप ये सर्विसेज ले रहे हो, लेवलिंग की, इसकी उसकी, उनके ऊपर नॉर्मल तरीके से जीएसटी अपना आ ही जाएगा। तो यही थे आपके सप्लाई चैप्टर के अंदर। चैप्टर बहुत भारी नहीं है, कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन एरियाज में आपको घेरा जा सकता था। और सबसे मेन एरिया है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, आएगा जरूर, और इसलिए ध्यान से पहले लिख लेना, उसके बाद सॉल्यूशन दीजिएगा। राधा रानी कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे और आप हमेशा अंदर से यूं ही प्रसन्न रहें, मग्न रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। अगर अंदर से प्रसन्न रहेंगे, मग्न रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। राधे राधे। और आज जो मैं लेकर आया हूं वो चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई करके। अक्सर बच्चा इसमें गलती कर जाता है। कहां कहां पर आपको एग्जामिनर घेर सकता है, उन बातों का ठीक से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं हम टूरिस्ट को लेकर, कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एक टूरिस्ट को, कौन सा वाला टूरिस्ट? जो कि एयरपोर्ट पर जाकर, इंडियन एयरपोर्ट पर जाकर अपना रिफंड क्लेम करने वाला है, ऐसे वाले टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हैं तो इसे इंटरस्टेट कहा जाएगा और आईजीएसटी लगाया जाएगा। आपके साथ गेम क्या खेला जाएगा, ये तो बोलेगा ये टूरिस्ट को ही की गई है, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि रिफंड भी उसे क्लेम करना है। तो अगर सिर्फ एक ही बात है, ऐसा नहीं है, दूसरी बात पूरी नहीं हो रही है, तो फिर उसे इंट्रा ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा आपके लिए, जो प्रोविजन है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर वो आपके लिए क्वेश्चन बनाकर देगा। और आप क्या करते, बस एक दिख गया, टूरिस्ट दिख गया, बस ऐसे की तैसे में जान दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। टूरिस्ट को हो और ये भी हो, तब जाकर वो आपका इंटरस्टेट बनाया जाता है। दूसरी बात, SEZ का कहीं पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर आ रहा है तो ऑलवेज वो ट्रांजैक्शन आपकी रहेगी इंटरस्टेट और आईजीएसटी उस पर लगाया जाएगा। नंबर 3 पर बात करते हैं TWI को लेकर। सर ये तो हमें आता है, रुको जरा सब्र करो। अगर हम बात करते हैं यहां TWI में लेकर, तो ये तो आप सबको याद है और पता भी है कि भाई नियरेस्ट स्टेट या यूटी के अंदर उसका ओरिजिन या डेस्टिनेशन देखा जाता है। पर क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, क्वेश्चन में आएगा इसके आगे की चीज, कि जो EEZ वाला एरिया अपना है, यहां पर आपका जो ऑयल रिग्स वगैरह होते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम लोग डीम्ड इंडिया की तरह देखकर चलते हैं और इस वाले एरिया को अदर टेरिटरी माना जाता है और अदर टेरिटरी को फर्दर एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। यहां पर वो नियम नहीं लगेगा कि भाई नियरेस्ट स्टेट देख लीजिए ना, वो नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली से यहां के लिए सप्लाई दिखाई जा रही होगी, तो वैसे वाले केस में चूंकि बॉर्डर बीच में आ गया है तो इसे इंटरस्टेट बुलाया जाएगा और इंटरस्टेट को जब खोल कर देखेंगे, आईजीएसटी को फाड़ कर देखेंगे, तो उसमें सीजीएसटी निकलेगा और साथ में यूटीजीएसटी निकाला जाएगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यूटीजीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। तीसरी बात ये थी। चौथी बात आएगी आपके सेक्शन नंबर 10 को लेकर। सेक्शन 10(1) के अंदर एक सीए करके पॉइंट ऐड किया गया है। उसमें बताते कि अगर आपकी सप्लाई B2C है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखना है, ये देखो कि रेसिपिएंट ने क्या अपना स्टेट बता दिया है कि नहीं बताया, सामने से कह के। मान लीजिए दिल्ली में बिहार का बंदा शॉपिंग कर रहा है और कह रहा है कि सामान को लेकर मैं बिहार जाने वाला हूं, तो स्टेट का नाम बता रहा है और इनवॉइस के अंदर पूरा एड्रेस बताए तो बहुत बढ़िया,
नहीं तो स्टेट का नाम बताएगा तब भी चलेगा। तो वैसे वाले केस के अंदर अगर मान लीजिए सप्लायर आपका दिल्ली का है और रेसिपिएंट जो B2C ट्रांजैक्शन में है वो बिहार का है, तो यहां पर जो बिहार है वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। उसके बाद अगर रेसिपिएंट अपना कोई स्टेट या एड्रेस नहीं बताता है तो नॉर्मल कोर्स के अंदर इस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अपना दिल्ली में ही लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद बाबू मेरे अगला पॉइंट आता है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर वो आपको ऐसे बहकाएगा, हालांकि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई बनती है, लेकिन वो बोलेगा यहां से गुड्स यहां पर आया था, यहां मुंबई में आके टप्पा खाया गुड्स ने, फिर यहां से लोग इंपोर्टर की लोकेशन पे ये गया था। तो इसको ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेगा कि आपसे ये गलती करवाएगा कि भाई आप इससे बनाओ प्लेस ऑफ सप्लाई, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये बनेगा जहां पर कि इंपोर्टर की लोकेशन निकल कर आ रही है, वैसे करके बोल दिया जाता है। अब एंट्री करते हैं सेक्शन नंबर अपने 12 के अंदर, जो कि सर्विस के प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर आता है। और इसमें जहां पर आप गलती करने वाले हैं वो ये है कि आपका जो इवेंट वाला चक्कर पड़ता है उसमें दो बातें आती है। एक 12/6 आता है यहां फ्रंट सर्विस के लिए, और जो बैकएंड वाली सर्विस है उनके लिए 12/7 अप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए टिकट वगैरह सेल किया गया है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो भाई लोकेशन ऑफ इवेंट ही रखवाई जाएगी। 12/7 के अंदर इवेंट लिंक्ड सर्विसेज होती हैं जो इस इवेंट को जोड़ने के लिए तैयार की जाती हैं, वैसे करके। तो इसमें हम लोग बात करके चलते हैं कि भाई इसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई अपना लोकेशन ऑफ इवेंट ही निकल कर आएगा। लेकिन अगर ये B2B सप्लाई है तो वैसे वाले केस के अंदर रेसिपिएंट की लोकेशन यहां पर आ जाएगी। इधर आकर B2B जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आकर हमें पता है सामने वाली पार्टी को ITC का दिक्कत पड़ती है, इसलिए यहां B2B जैसी कोई बात होती ही नहीं है। तो यहां 12/7 के अंदर दोनों बातें हैं और यहां पर सिर्फ एक ही बात है। तो आपको अच्छे से पहचानना है कि इवेंट संबंधी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें फ्रंट एंड की सर्विस की बात कर रहा है या फिर बैक एंड की सर्विसेज की बात आपसे करी जा रही है, वैसे करके। अगला पॉइंट आता है आपका ऑन बोर्ड सर्विसेज के अंदर। यहां आपको कैसे घुमाया जा सकता है, देखिए जब हम ऑन बोर्ड सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर 12/10 अपना लगाया जाता है, ठीक है। और जब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वहां पर 12/9 अपना लगाया जाता है। मान लीजिए यहां से आपका जहाज चला, हालांकि आजकल जहाज बड़े फिसल रहे हैं, खबरें आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर। ये जहाज चलता है अपना दिल्ली से और यहां पर यह है अपना महाराष्ट्र, ठीक है। पैसेंजर मान लीजिए बैठा है यहां से और जहाज चलाता ऑब्वियस सी बात है यहां से। अब चेक करना है कि जो ऑनबोर्ड सर्विसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आया है उसमें ऑनबोर्ड सर्विसेज के चार्ज क्या अलग से हैं, क्या सेपरेटली आपने पे किए हैं। अगर सेपरेटली पे किए हैं तो वैसे वाले केस में 12/10 अपना लगाया जाएगा और जहां से कन्वेंस चला है वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है, यानी कि दिल्ली निकल कर आ जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे साथ में इंक्लूडिंग ऑन बोर्ड सर्विसेज, तो उसमें ऑन बोर्ड सर्विसेज भी शामिल थी। तो वैसे वाले केस के अंदर आपकी ये कंपोजिट सप्लाई बन जाती है और इसका क्लासिफिकेशन जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस में करके चलेंगे। फिर इस पूरे अमाउंट का जो है जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो 12/9 के मुताबिक निकाला जाएगा। और 12/9 के मुताबिक बोलते हैं कि जहां से पैसेंजर का बोर्डिंग पॉइंट था, बोर्डिंग पॉइंट इसका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। तो ये अंतर जो है बारीक बारीक से यही आपको देखने और यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आड़ा चक्कर के आपसे पूछेगा। एग्जामिनर मुस्कुराता रहता है, आप गलती कर रहे होते तो अब गलती नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में भैया जी आगे बात करते हैं यहां पर आकर जी। अब एक आता है जी भैया यहां पर अपना 12 का 12 निकल कर आता है, जिसमें बैंकिंग सर्विस की बात करता है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की यहां पर बात करी जाती है। और इसमें एक नाम और आता है स्टॉक ब्रोकर का, और मजे की बात यह कि वो नाम आप मिस कर जाते हैं। स्टॉक ब्रोकर की जो बात होती है वो भी यहीं पर फॉल करती है और इसके अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा स्टॉक ब्रोकर वाले पर। और आप ये भूल जाएंगे कि यार इसका जो क्लासिफिकेशन करना था, इसका जो लाइक प्रोविजन है वो 12 के 12 में अपना दे रखा है। तो इसके मुताबिक देखेंगे कि पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन, नहीं तो फिर सप्लायर की लोकेशन पर बात बना दी जाएगी। तो 12/12 के अंदर से क्लासीफाई किया जाएगा। फिर बात करते हैं 12/14 के अंदर आपसे गलती करवाई जा सकती है। वहां पर हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करो एक एड एजेंसी यहां पर है और सामने रेसिपिएंट में गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो यहां पर हमें कई बार चीजों को ना प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ होर्डिंग्स के हिसाब से, नंबर ऑफ पैम्पलेट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो होती है सिनेमा हॉल की उसके हिसाब से हम इसको प्रोपोर्शनेट करके चलते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स पर आकर आपको कंफ्यूजन आएगी। क्या? अगर ट्रेन के माध्यम से हो रहा है तो बताइए ट्रेन का सबसे गहरा संबंध किससे? सर ट्रैक से।
तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो एडवर्टीजमेंट होगा उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे, ट्रैक लेंथ के हिसाब से किया जाएगा। दूसरा, अगर रेलवे टिकट के ऊपर है तो टिकट मिलती है आपकी रेलवे स्टेशन पर, इसका गहरा संबंध रेलवे स्टेशन से है, तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के हिसाब से हम वहां पर इसका प्रोपोर्शन करके चलेंगे। ऐसी वाली बात मालिक हमें यहां पर देखने को मिल जाती है, वैसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी। उसके बाद बात अभी और आगे तक जाएगी। अब आपके पीछे 2 सर्कुलर्स और आए थे, उन सर्कुलर्स के अंदर बताया हुआ था कि जैसे मान लीजिए ये मेरी कंपनी आवास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड करके है, यहां पर आपकी एड एजेंसी आती है, तो यहां से मैं एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहा हूं, ये तो नॉर्मली 12 के अंदर ही मेरी फॉल करके चलेगी, लेकिन ये पीछे से 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए इसने इस काम को दूसरी किसी एड एजेंसी को पकड़ा दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कर दिया, तो इसका भी 12 के मुताबिक ही निकाला जाएगा। लेकिन इसे सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया बल्कि अलग अलग लोगों को हायर किया, देखा है कि भाई किसी से प्रॉपर्टी का स्पेस लिया, वॉल का स्पेस लिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसको नॉर्मल तरीके से 12(3) के अंदर ही क्लासीफाई किया जाएगा। सर्कुलर एक और था इसमें, जिसमें डेटा सेंटर की सर्विस अपनी हुआ करती थी, और डेटा सेंटर के सर्विसेज के अंदर अगर हम कंप्लीट पैकेज उसका लेके चल रहे हैं फिर तो 12 का 2 ही अपना लगाया जाएगा। लेकिन हमने सामने वाले से कंप्लीट पैकेज नहीं लिया है बल्कि एक स्पेस लिया है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, बिजली पानी एक्सेट्रा के साथ में, बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो इसके साथ में नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से 12 का 3 यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और फाइनली बस एक लाइन और बोलूंगा कि गॉडेस ऑफ एजुकेशन फाइंड्स इन डिफिकल्टीज, जो विद्या की देवी सरस्वती है वो मुश्किलों में पाई जाती है। इस तन को, मन को जितना आप यूज करोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। बस अपने मन पर काबू थोड़ा सा करना सीख जाओ। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करो, सर्दियों का समय चल रहा है तो थोड़ा सा नहीं मुझे काम करना है, दैट्स इट, उठ जाया करो। प्रॉपर तरीके से अपने डे को प्लान करो एंड ऑल। अगर आप रात को पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं तो नॉर्मली आपको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह के 4-5 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक सब सन्नाटा रहता है। कोई फोन कॉल्स नहीं होते हैं, घर का कोई काम नहीं होता है, कोई यार दोस्तों का फोन नहीं आ रहा होता है, और इस समय पर आपका दिमाग डबल स्पीड पर काम कर रहा होता है। तो अपने इस स्लॉट को आप जरूर जरूर इस्तेमाल किया करो यार। और बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तुम राजा बनोगे, राजा। ठीक है मेरे राजा? ठीक है सर जी। तो लगे रहो ऐसे करके और फटाफट से बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आना, अपना बेस्ट करके आना यार। नंबर जो मर्जी आए अपना बेस्ट करके आना, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। टैक्सेबल पर्सन चैप्टर के अंदर किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कहां कहां पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उन एरियाज को मैं आपके लिए यहां पर हाईलाइट कर देता हूं मुन्ना। ठीक है? यस सर। तो इस चैप्टर को हम स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला स्टेप इसका आता है नो रजिस्ट्रेशन, दूसरा इसका स्टेप आता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, और तीसरा स्टेप आता है लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। नो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, 3 पॉइंट्स अपने निकल कर आते हैं। पहले में आता कि अगर व्यक्ति एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आपके साथ यहीं पर खेला जाएगा, यहां वो एक्सक्लूसिव नहीं देगा, थोड़ा बहुत कुछ और टैक्सेबल सप्लाईज डाल देगा अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो ध्यान दीजिएगा, फिर आप स्टेप नंबर 1 पर फॉल नहीं करेंगे, फिर आप स्टेप नंबर 2 या 3 पर जाकर चेक करेंगे। ठीक, यहां पर आप तभी फॉल कर सकते हैं जब एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हों। दूसरा आता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हो, तो एग्जेम्प्टेड के 3 मायने होते हैं, निलरेटेड, 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन वाले और नॉन टैक्सेबल करके। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, एक्सक्लूसिव वर्ड को आपने हाईलाइट करके रखना है। और तीसरा आता है अदर्स। अदर्स में फॉर एग्जांपल आ जाता है कि अगर एक्सक्लूसिवली आपकी जो सप्लाई है वो आरसीएम में फॉल कर रही है, यानी कि टैक्स कोई और ही भरेगा, तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। स्टेप नंबर 2 पर आता है आपका यहां मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये वो चैप्टर है जहां पर कि आपको कदम कदम पर फंसाया जा सकता है। आप ध्यान रख के चलना, अगर यहां पर आता है इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज अगर आ रही होती है, इंटरस्टेट है, टैक्सेबल भी है और सप्लाई भी है, तो ही जाकर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अदरवाइज नहीं करवाना होता। वो खेलेगा, इंटरस्टेट बोलेगा, सप्लाई बोलेगा, टैक्सेबल नहीं एग्जेम्प्टेड डाल देगा, और कह के नहीं डालेगा, थोड़ा घुमा फिरा के डाल देगा, और आप सिर्फ इसी वर्ड को पकड़कर रह जाते हैं। आपको बोलेगा कि भाई इंटरस्टेट भी है और टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है तीनों शब्द सेटिस्फाई हैं तो ही आप यहां पर फॉल करेंगे, अदरवाइज यहां पर फॉल नहीं करके चलेंगे। और दूसरी बात, ये गुड्स के लिए अपने यहां पर बोलते हैं, लेकिन गुड्स के अंदर क्या है कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स
है तो वहां लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन में जाएगा, ना कि यहां पर आएगा। वो सारा खेल आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए फोकस करेगा, लेकिन हैंडीक्राफ्ट साथ में जोड़ देगा। वैसे वाले केस के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरस्टेट सर्विस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि लिमिट बेस्ड रजिस्ट्रेशन ही वहां पे करवाया जाएगा। अगला इसमें एक ऑनलाइन जो मनी गेमिंग है अपना, उसके अंदर भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की यहां पर इन्होंने बात करी है। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। और जो एजेंट होता है शेड्यूल 1 वाला एजेंट, जिसके थ्रू बिलिंग करके आगे कस्टमर को बिलिंग की जाती है, तो वैसे वाले केस के अंदर भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रखवाया जाता है। ये वो एरियाज की मैं बात करके चल रहा हूं जहां पर आपको बार बार थोड़ी तकलीफ होती है, जहां से आपको गलती होने के चांसेस होते हैं। स्टेप नंबर 3 पर आकर अक्सर बच्चा गलती कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अगर वो एक्सीड कर जाता है हमारे ऊपर एप्लीकेबल लिमिट से, तो हमें उन स्टेट के, उन सभी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है जहां जहां से हम लोग टैक्सेबल सप्लाई दे रहे थे। टैक्सेबल सप्लाई कीवर्ड है, यहां पर आकर फैसला वन शॉट में निकल कर आता है। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सब कुछ जोड़ देते हैं, टैक्सेबल हो, आपका एग्जेम्प्टेड हो, चाहे आपका वो जीरो रेटेड हो, सारे के सारे आ जाते हैं। यहां तक कि जो आपका इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, वो भी ऐड किया जाता है। ठीक, अच्छा जी। अब जहां तक सवाल है लिमिट्स का, तो उसके लिए हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं चीज को, और क्रम से ही आपको चलना है। पूरे चैप्टर में क्रम से चलना है। पहले स्टेप 1 पे बात बन गई, 2 पे नहीं आएंगे, 2 पे बात बन गई, 3 पे नहीं आएंगे, और जब 3 पे आ ही गए हैं तो यहां पर हमें ये देखना होगा, यहां भी हमें क्रम से अपनाना पड़ेगा। लिमिट कौन सी आएगी, ए बी सी को फॉलो ही करना पड़ेगा। आप जंप करके सी पर नहीं पहुंच सकते, ए से होते ही आपको जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सबको याद रहेगा, लेकिन भूल क्या जाते हैं, यहां से अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो ही आप ए के अंदर फॉल करेंगे, अदरवाइज आप बी या सी में जाके टटोल कर देखेंगे चीजों को। टैक्सेबल सप्लाई इनमें से किसी भी एक स्टेट का अगर नाम आ गया तो बात बन जाएगी। ठीक है, यहां पर आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अपना सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, तेलंगाना हो गया, और पौंडीचेरी हो गया। यहां से भी अगर आप टैक्सेबल की हम बात करके चल रहे हैं, टैक्सेबल है तो ही यहां पर फॉल करेंगे, अदरवाइज फॉल नहीं करके चलेंगे। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स रह जाते हैं या यूटीज हैं, वो आपकी यहां पर फॉल करके चलती हैं। आपको बोल सकता है कि हरियाणा में भी कारोबार है और यहां पर भी कारोबार है, तो पहले मुझे यह चेक करना कि क्या यहां पर कारोबार है या नहीं है। अगर है तो मैं देखूंगा, और जो है क्या वो टैक्सेबल भी है कि नहीं है। टैक्सेबल है तो ही यहां रुकूंगा, वरना मैं आगे की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लिमिट यहां पर 10 लाख की मिल जाती है, और मैं इसी लिमिट को लेकर ऊपर चला जाऊंगा, यहां जाके रख दूंगा। आगे बी और सी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा 4 स्टेट में से कोई नहीं है, या फिर मेरी सप्लाई 4 स्टेट में तो है बट एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि टैक्सेबल नहीं है, तो मैं अगले स्टेप की तरफ मूव करूंगा। यहां पर देखूंगा क्या इनमें से कोई भी एक स्टेट इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर है तो बात बन जाएगी, लेकिन टैक्सेबल को ही ध्यान में रख के चलना है। अगर यहां पर फॉल करे तो हमारी लिमिट जो है वो अपनी 20 लाख रुपए की रखवा दी जाएगी। यहां पर इन स्टेट का नाम नहीं है, या फिर नाम है बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो वैसे वाले केस के अंदर हम यहां पर मूव कर जाएंगे सी स्टेप पर आकर। और सी स्टेप पर आकर हम क्या देखते हैं मालिक, तो यहां पर कई सारे कॉम्बिनेशंस आपके बनके निकल के आते हैं। नंबर 1 आता है कि भाई अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हैं तो लिमिट आपकी 40 लाख की यहां पे आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अगर टिप टिप बरसा पानी, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला एंड ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, अगर ये वाला है तो लिमिट आपकी 20 लाख की ही रहेगी। दूसरी बात यह आती है कि अगर प्योरली आप सर्विस में डील कर रहे हैं तो भी लिमिट आपकी 20 लाख की रहेगी। और तीसरे नंबर पे आता है कि अगर आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों में डील कर रहे हैं तो भी आपकी लिमिट 20 लाख की रहेगी। और अगला आता है इसके अंदर ही भाई कि गुड्स प्लस जो सर्विस है, सर्विस आपकी इंटरेस्ट वाली है, तो ऐसे वाले केस में भी लिमिट आपकी 20 लाख की ही रहेगी। तो प्रैक्टिकली हमने यहां पर आकर इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया है, होते हुए भी सर्विस होते हुए भी हमने ऐसे ट्रीट किया जैसे सर्विस है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंटरेस्ट को प्रैक्टिकली इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालते तो इस पॉइंट पर आकर हम उसको प्रॉपर तरीके से ऐड करके चलते हैं। और इनमें से कोई एक चुनाव किया जाएगा, 10, 20 या 40 किलोमीटर यहां पर उठकर आएगी। इसके साथ फिर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जहां जिन जिन स्टेट या यूटी से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब अगले पॉइंट पर आइए जरा, आगे और क्या गलती आपसे हो सकती है। ये अक्सर आपसे गलती होती है, क्या भला। देखिए यहां पर आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, जॉब वर्क के संबंध में बात कर रहा हूं, ये आपका रॉ मटेरियल सप्लायर था और यहां पर आपका ये जॉब वर्कर है। ठीक है, और ये बोलेगा कि भाई यहां से यहां गया, तो आपको पता है ये घटना आपकी सप्लाई यहां पर नहीं बनती है, लेकिन काम खत्म होने के बाद जब यहां से माल बेच दिया जाता है, सेल कौन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल सप्लायर इसका मालिक था तो वही यहां पर सेल करेगा। तो ये जो है, ये आपकी जो भी सेल निकल के आएगी ये किसके एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा, ये इसका मालिक था, इसके एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा ये बनेगा। अब ये तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि बेटा क्वेश्चन किस टोन पे पूछा जा रहा है।
आप जिसके यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो वो इन द कैपेसिटी ऑफ जॉब वर्कर काम कर रहा है या इन द कैपेसिटी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर काम कर रहा है। आपके दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक होता है कि वो ये वाला व्यक्ति जिसके लिए आप काम कर रहे हो कि भाई यहां से सेल कर दिए तो ऐड कर दीजिए, लेकिन वो चालाकी आपके साथ ये करेगा कि वो इसको देगा कि भाई मैं एज ए जॉब वर्कर मैंने काम किया, किसी और का काम किया और उसने यहां से आके बेच दिया, तो मेरे एंड पर क्लब नहीं होगा, उसके में होगा। भाई मुझसे इसका पूछा जा रहा तो इसके एंड पर ये क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है सर जी। ऐसे ही अपना यहां पर प्रिंसिपल होता है, इधर अपना एजेंट होता है मालिक, हम अच्छे से पता है, और एजेंट ने ये जो आगे माल बेचता है तो ये एजेंट के हैंड में क्लब किया जाता है। अब आपको ये देखना होगा कि आपके लिए, ये तो हमें पता है, लॉ तो ये कहता है कि एजेंट के हैंड में क्लब होता है। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जिसके यहां आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो वो एज ए प्रिंसिपल व्यक्ति है या एज एन एजेंट है। अगर एज एन एजेंट है तो फिर तो उसके एंड पर आप उसको क्लब कर देना, अगर एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके एंड पर ये वाली ट्रांजैक्शन क्लब नहीं करी जाएगी। ओके सर जी। एंड फाइनली मैं आपको यहां पर एक और बात बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आपका कब से इफेक्टिव होता है। मान लीजिए आपने यहां पर 10 लाख, 20 लाख या फिर 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया है, या फिर अंडर सेक्शन 22 या फिर अंडर सेक्शन 24 में आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहां पर निर्धारित हो गया था। इसके 30 डेज के भीतर भीतर आपको यहां पर ये अप्लाई करना होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कहीं जाकर आपको आरसी मिलती है। ये जो आपको आरसी मिलती है आपकी इस डेट से इफेक्टिव यहां पर आकर हो जाती है। बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बशर्ते कि आपने 30 डेज के भीतर भीतर अप्लाई कर दिया हो। इसके साथ साथ जो सेक्शन 18(1)(a) जो आता है अपना आईटीसी के चैप्टर में आकर, तो जो 18(1)(a) के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर भी यही है कि भाई आपको बचा कुचा क्रेडिट मिल जाएगा यदि आप 30 डेज के भीतर आपने अप्लाई कर दिया था तो। उसके बाद अगर मान लीजिए आप 30 डेज के बियॉन्ड जाकर अप्लाई करते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर जब आपको आरसी ग्रांट होगी तभी से वो अपनी इफेक्टिव यहां पर कंसीडर करी जाएगी, और ऐसे वाले केस के अंदर आपको सेक्शन 18(1)(a) का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो भी बच्चा कुछ स्टॉक का क्रेडिट है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ में अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है तो वैसे वाले केस के अंदर जिस दिन आपको आरसी ग्रांट होती है वहीं से ही मालिक उसको हम लोग मान के चलते हैं कि भाई इफेक्टिव आपकी यहां से हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर यही बातें थी जहां पर आपको परेशानी आ सकती थी या बार बार आप क्वेश्चन बनाकर पूछते थे, मैंने उनका सोल्यूशन यहां पर दे दिया है। बस लगे रहो, डटे रहो, बस कुछ दिनों की बात है, खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है, बस कुछ दिनों की बात है। और पूरे फोकस को ना फॉरवर्ड रख के चलें। आप रिवर्स गियर बिल्कुल लगाएं, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसका रिजल्ट नेगेटिव रहा किसका पॉजिटिव रहा, डोंट थिंक अबाउट दैट। आप जस्ट सिर्फ आप आगे देखिए। आप अपने लाइफ में एक्शंस वही लेते हैं जो ऑल द टाइम आपके दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए आप अपने दिमाग में आलतू फालतू की चीजें बिल्कुल ना सोचें। अगर कुछ नेगेटिविटी आ रही है तुरंत उसे झटक दें, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स को ही आने दें, तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव रहेंगे। राधा रानी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बाय, टाटा एंड ढेर सारा लव यू है आपको। राधे राधे। ठीक है, तो पहले मैं चूज किया चैप्टर आपके लिए वैल्यूएशन है कंपटीशन का, और उसके अंदर हमारा कौन सा पॉइंट्स है जहां पर कि हमारे साथ गेम खेला जा सकता है। तो नंबर 1 पर आता है यहां पर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपका होता है, मैं रफली लिखूंगा ताकि आपका समय कम लगे। ठीक है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर हम बात कर सकते हैं कि भाई इसमें 2 चीज ध्यान में रखनी होती है। नंबर 1 कि सप्लायर के एंड पर देखना होगा कि एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट आपका सप्लाई के साथ हो या सप्लाई से पहले हो रखा हो। ठीक है, और दूसरा रेसिपिएंट के एंड पे होता है कि उसने करस्पॉन्डिंग आईटीसी अपना रिड्यूस कर लिया हो, तो जाके आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो होती है उसे घटाने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब उसके रिस्पेक्टेड जो जीएसटी है उसे आप माइनस कर सकते हो लायबिलिटी में से। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट एक्सेप्टेबल तभी आपका होता है। अब यहां से वो क्या खेल सकता है, वो बोलेगा आपसे क्वेश्चन बनाकर कि भाई एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन सप्लाई के 4 दिन बाद हुआ था। बाकी सारा का सीर वैसे के वैसे सेट रखेगा कि रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी भी रिड्यूस कर लिया एंड ऑल, बट एक छोटा सा प्ले यहां पर दे देगा वो। इसी चीज का आपको ध्यान रख के चलना है कि जो एग्रीमेंट है वो सप्लाई के साथ या सप्लाई से पहले का है तो ही हम बात कर सकते, अदरवाइज हम बात नहीं करके चलेंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान में रख के चलना है। नंबर 2 पर आते हैं हम, इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट जो होता है वो तो आपका एग्जेम्प्ट रहता है, उसकी तो बात ही नहीं करनी। जो आपका टैक्सेबल होगा वो कौन कौन सा होगा, वो आपका इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड कंसीडरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंसीडरेशन, और क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है, चार्जेस होते हैं, वो भी आपके टैक्सेबल होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर ये कि वो आपको देगा कि 5,000 रुपए का ब्याज यहां पर बनता है। आगे बोल सकता है कि इसने वेव ऑफ कर दिया, अगर वेव ऑफ कर दिया तो फिर उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, या बोल सकता है कि 5 में से बस 4 ही फुल एंड फाइनल मिले हैं, अब बताइए क्या करना है।
तो अगर ऐसा है तो यहां टैक्स तो लगेगा, जीएसटी तो आएगा, पर असेसेबल वैल्यू निकालते समय आप पूरा 4000 ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन को ऐड करके जब हम बोलते हैं तो देखते हैं कि यहां पर आकर जो मिला, जब मिला, जितना मिला, उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए जो भी वैल्यू आपकी निकल के आती है उसके ऊपर जीएसटी अपना काउंट किया जाता है। तो यहां पर जब मैं असेसेबल वैल्यू निकाल रहा हूंगा तो 4000 इंटू 100 डिवाइड बाई, अगर 18% का रेट है तो 118 जो भी निकल के आएगी, ये फिगर आपकी असेसेबल वैल्यू का हिस्सा बनाई जाएगी। अगला पॉइंट आता है इसमें टीसीएस का, तो ध्यान रखना है टीसीएस आपका जो है ये एक्सक्लूडेबल रहेगा। ठीक है जी, टीडीएस टीसीएस कोई टैक्स नहीं होते, इंटरम लेवीज होते हैं बेसिकली, और ये हमेशा एक्सक्लूड ही रहेंगे असेसेबल वैल्यू से, ऐसे करके। चौथा पॉइंट आता है इसमें आपका सब्सिडी को लेकर जी। अब सब्सिडी में बच्चा कभी कभी परेशान हो जाता है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी आपको वहां पर प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है उसे यहां रख लीजिए। प्रोडक्ट का प्राइस रखने के बाद आप देखिए कि ये किस तरह से दिया हुआ है, ये नेट ऑफ सब्सिडी है या ग्रॉस प्राइस है। अगर नेट ऑफ सब्सिडी है तो फिर आगे ये चेक कीजिए कि क्या इसमें से आपकी जो सब्सिडी है वो एक्सक्लूडेबल है या इनक्लूडेबल है। तो आपको पहले से घटा हुआ प्राइस दे रखा है और ये एक्सक्लूडेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नो ट्रीटमेंट, जो वैल्यू वही आपकी फाइनल असेसेबल वैल्यू बनेगी। और अगर वो इंक्लूसिव है यानी इंक्लूड आपने करना है लेकिन वो ऑलरेडी घटा हुआ, तो आपको यहां उस अमाउंट को सब्सिडी के को ऐड करके चलना होगा। अगर आपको ग्रॉस प्राइस दे रखा है और आपने चेक किया कि जो सब्सिडी है आपकी वो एक्सक्लूडेबल है या फिर आपकी वो इनक्लूडेबल है, ये देखना होगा। अगर वो आपकी एक्सक्लूडेबल है तो क्या करना है, ग्रॉस प्राइस दे रखा है, एक्सक्लूडेबल है तो आपने उसको माइनस यहां पे कर देना है, घटा देना है। और अगर इंक्लूडेबल है तो कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना, जो भी वैल्यू आपकी दे रखी है वही आपकी फाइनल असेसेबल वैल्यू में तब्दील यहां पर करा दी जाएगी। सब्सिडी एक्सक्लूड कब की जाती है, अगर तीन बातें पूरी होती हैं तो। नंबर एक, सब्सिडी देने वाली गवर्नमेंट हो, पाने वाला आपका ये सप्लायर आदमी हो, और ये आपकी यूनिट प्राइस से लिंक्ड होनी चाहिए। ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओनली देन सब्सिडी आपकी यहां पर एक्सक्लूड हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती है, वैसे करके। तो ये अपनी बात हो गई, यहां पर पॉइंट्स आ गए। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो वैल्यूएशन चैप्टर था उसमें यही पॉइंट्स आपके बन सकते थे, और यहां से आपको ध्यान रखना, इन्हीं बातों को आड़ा तिरछा घुमा फिरा के आपके सामने परोसेगा और आपसे गलती करवाने की कोशिश करेगा, तो आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करके चलनी है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आकर जी। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सबसे पहले आपको यह देखना है कि देखिए ऐसे करके होता है मेरे बच्चा। पहला पॉइंट आता है इसमें कि अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन तो क्या चेक करके चलना है। तो मैं यहाँ पर एक स्केल बनाता हूँ, स्केल की में 0 से शुरुआत करते हैं। ये थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए 20 लाख की अपनी आ रही है, ये 1.5 CR यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि बंदा एलिजिबल कब तक रहेगा, शुरू से लेकर, जी हाँ स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक 150 करोड़ तक का है, तो यहाँ तक बंदा एलिजिबल रहेगा अपने कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। और उसके बाद वो आपका भैया जी रेगुलर में चला जाएगा। तो इस फेज के लिए रेगुलर स्कीम उसके ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि यहां तक वो एलिजिबल है। लेकिन इसमें दो बात आपकी हो जाती हैं, यहां से यहां तक तो आपका जीएसटी होता ही नहीं है, और यहां से लेकर यहां तक कॉम्पोजिशन आएगा और कॉम्पोजिशन के ही रेट आपके लगाए जाएंगे और उस हिसाब से कैलकुलेशन यहां पर करी जाएगी। दूसरा, अगर ये बंदा एक एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या किया जाएगा, तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट इसको अवेलेबल यहां पर नहीं कराई जाएगी। और मान लीजिए ये आपका 0 है, यहां भी आपको 20 देगा, आपको घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए, ताकि आप गलती करो, और यहां पर 1.5 CR की लिमिट अपने देके चलेगा। तो एलिजिबल तो ये यहीं तक रहेगा, डे 1 से ही काउंटिंग करके चलेंगे हर केस के अंदर। लेकिन चूंकि बंदा यहां पर भी अपना जीएसटी भरेगा, पहले से रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस वाले फेज में भी कॉम्पोजिशन चलेगा, यहां भी कॉम्पोजिट रेट आपके लगाए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना होगा। और क्या आपसे गलती यहां पर हो सकती है, गलती हो सकती है आपसे यहां पर आकर भैया जी हाँ, इंटरेस्ट, छठवां पॉइंट, जो इंटरेस्ट है आपने पूरी तरह से इग्नोर करके चलना है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। इसका कहीं पर कोई भी किसी कैलकुलेशन का हिस्सा ये नहीं बनने वाली, कंप्लीटली इग्नोर इट। और सातवें पॉइंट पर आते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है आज के इस एग्जाम बाइट का, और वो ये है कि अगर सीन कुछ ऐसा बनाकर दिया गया है कि गुड्स है
और साथ में सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, और सर्विसें अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। स्पेसिफाइड लिमिट क्या, वही अपना 5% 10% ऑफ जो टर्नओवर का है, और 5 लाख विच एवर इज हायर, अगर वहां तक है, अगर ऐसा कुछ मामला बनता है तो आप अपनी गुड्स फोकस्ड जो स्कीम है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि 10, 1 और 2 के अंदर जो गुड्स फोकस्ड स्कीम है उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। दूसरी बात यह कि अगर मान लीजिए ऐसा है कि गुड्स है और जो आपकी सर्विसेज हैं वो एक्सीड कर जाती है, यही मना कर देगा। सीन इस तरह का क्रिएट करेगा, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन ये आ रही होगी, एक्सीड कर रही है स्पेसिफाइड लिमिट से, तो ऐसे में गुड्स फोकस्ड स्कीम तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हां आपको सर्विस फोकस्ड स्कीम जरूर मिल सकती है, जिसे हम 10(2)(a) के नाम से जानते हैं, बशर्ते कि बाकी कंडीशंस इन्होंने सेटिस्फाई कर रखी हो, क्योंकि यहां पे लिमिट लगती है 50 लाख वाली, और यहां पर लगती है आपकी 150 लाख और 75 लाख वाली लिमिट अपनी अप्लाई कराई जाती है। तो इन्हीं बातों को आपको ध्यान रख के जाना है। और इस चैप्टर के अंदर वैल्यूएशन एंड कंपोजिशन स्कीम के अंदर मुझे लगता था कि इन पॉइंट्स पर आपसे गलती हो सकती है, ये आपके थोड़े से ट्रिकी खेल यहां पर खेला जा सकता है, और जी जान से लगे रहिएगा, कुछ दिनों की बात और है बस, और फिर एक दिन आप भी चमकेंगे। मतलब अपना बेस्ट करके देना यार। गाड़ी को अगर कीचड़ से निकालते हैं, एक बार में निकल गई सो निकल गई, और अगर एक बार फंस जाए ना, पहले बार में ढीले पड़ गए आप, तो फिर भाई जितना निकालने की कोशिश करोगे उतना ही वो और धंसती चली जाएगी नीचे की तरफ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अगले चैप्टर के साथ जल्दी आपसे मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राधा रानी की कृपा आपके पर यूं ही बनी रहे। बाय बाय, टाटा, ढेर सारा लव यू है, लगे रहो। मुझे लगता है यहां पर सबसे पहले आपका सर का दर्द है जीटीए। तो जीटी के बारे में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि वो आरसीएम की पूरी भूमिका बनाकर आपको देगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन दी होगी हो सकता है कि वो एग्जेम्प्ट रही हो और आप उस पर आरसीएम लिखकर आ जाए। तो एग्जेम्प्ट क्या क्या है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइक आटा, दाल, चावल, फ्लोर, पल्स राइस वगैरह, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने हो जाते हैं, एंड उसके बाद में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ऑल, ये जो चीज़ें हैं आपकी प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पशन यहाँ पर दी जाती है। साथ में अगर B2C ट्रांजैक्शन करी जा रही है, यानी कि रेसिपिएंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। तीसरा, अगर रेसिपिएंट आदमी आपका एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके पास सिर्फ TDS का ही रजिस्ट्रेशन है, तो भी एग्जाम्पशन दे दी जाती है। जिन जिन को एग्जाम्पशन नहीं दी जाती है तो उनके ऊपर बाद में अपना टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स के लिए NCM लगेगा या RCM लगेगा, वो अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये अपना यहाँ पर GT आ जाता है, और सामने है अपना जी रेसिपिएंट आदमी। तो RCM लगवाने के लिए जरूरी ये है कि ये व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये हो गया कि भाई ये एक यहाँ पर फैक्ट्री हो सकती है, एक सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, यानी कंपनी हो सकती है ये, एंड उसके बाद ये फर्म हो सकती है। फर्म में आपको बोलेगा एग्जाम में कि फर्म अनरजिस्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ता। GS10 होल्डर यानी कि GST में रजिस्टर्ड पर्सन अपना हो सकता है ना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपना यहाँ पर हो सकता है, वैसे करके बोल दिया जाता है जी। तो इस प्रकार का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो सकता है जो रजिस्टर्ड वाला है, अदर देन हैंडीक्राफ्ट। तो इस प्रकार के जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इनमें से कोई, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनमें से कोई एक होना चाहिए। और नंबर 2 पर आकर हम आपको बता दें कि यहां पर अपना ये RCM लगवा दिया जाएगा। और जहां तक सवाल है रेट का, तो रेट रहेगा कुछ ऐसे करके 5% का रेट रहेगा, एंड नो ITC टू GTA, और GTA को कोई ITC नहीं दिया जाएगा, यानी कि GTA को यहां पर कोई किसी प्रकार का ITC नहीं दिया जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब इसमें एक और व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है इसमें? यूटर्न की पॉसिबिलिटीज हैं। यूटर्न कब दिया जा सकता है? अगर यहाँ पर GT आदमी है, ठीक है, और ये अपना यहाँ पर रेसिपिएंट हो जाता है। रेसिपिएंट अपना वही है भाई, यहाँ तो लग गया आपका RCM लग गया, ठीक है। रेसिपिएंट अपना वही आदमी है, वही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर है, ठीक है, एंड GTA ये डिक्लेरेशन देता है छाती पीट पीट कर कि मैं यहाँ पर GST का पेमेंट करूंगा, मैं यहाँ GST का पेमेंट करूंगा, कृपया करके मुझसे GST ले लीजिए, ऐसा कुछ करके देता है। तो यहाँ पर GST अब लग जाएगा, और वो भी NCM यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 रेट काम करते हैं। एक रेट वही वाला 5% एंड नो ITC टू GTA, कि GTA को यहाँ पर कोई ITC नहीं दिया जाएगा। और दूसरा रेट एक और आ जाता है 12% एंड फुल ITC टू GT, ITC उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो NCM जब लगता है तो 2 रेट मॉडल काम करते हैं, जौन सा आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। लेकिन जब RCM लगता है तो वहां पर सिर्फ एक ही रेट मॉडल काम करता है। आपके साथ क्वेश्चन ऐसा भी
दिया जा सकता है कि सिर्फ 12% का रेट दे रखा हो, एनसीएम आरसीएम को कोई भी इंडिकेशन ना दे रखा हो। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जब आरसीएम के अंदर 12% का रेट काम ही नहीं करता है, तो ये अगर 12% का रेट दे रखा है तो मतलब केस आपका एनसीएम वाला ही है, यहां से आपको इंडिकेशन मिलता है, ये आपको समझ जाना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सीए फाइनल में तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये था आपका यहां पर जीटीए का डिस्कशन। आरसीएम के चैप्टर के अंदर आपको और कहां फंसाया जा सकता है, गलती आपसे और कहां हो सकती है, नंबर 2 पर आइएगा। जो आपकी ये स्पॉन्सरशिप की जो सर्विसेज होती हैं, इसमें जो आपका रेसिपिएंट आदमी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए या एक पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, तो आपका आरसीएम लगाया जाएगा। इसके अलावा रेसिपिएंट आदमी कोई और है, यानी कि यहां फोकस बना गया रेसिपिएंट के ऊपर, तो अगर आपका रेसिपिएंट आदमी यहां कोई और है तो उस पर अपना नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा। नंबर 3 पर भैया जी आ जाते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं रेंटिंग को लेकर। तो रेंटिंग में भी आपको कई समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो रेंटिंग के अंदर हम बोल के चल रहे हैं भैया जी कुछ ऐसे करके कि देखिए यहां आपकी एक प्रॉपर्टी है और उसको दिया जा रहा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के दिया जा रहा है, तो ये ऑलवेज जीएसटी की दुनिया से बाहर यहां पर हो जाती है, या इस तरह से हम बोल के चलेंगे इसको, ऑलवेज तो नहीं बोलेंगे खैर। तो यहां देखते हैं कि भाई अगर ये गवर्नमेंट ने दिया है, बाई रेंट आउट किसने किया, सप्लायर कौन आदमी है, बाई गवर्नमेंट है या बाई फिर ये नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट ने दिया है और B2C ट्रांजैक्शन है, जीएसटी नहीं आएगा। B2B ट्रांजैक्शन अगर है तो यहां पर आरसीएम लगा दिया जाएगा, यानी टैक्स आएगा आरसीएम के अंदर। अगर गवर्नमेंट ये दे रही है और B2C ट्रांजैक्शन रही है तो जीएसटी नहीं आएगा, और अगर B2B ट्रांजैक्शन आपकी यहां पर बताई जा रही है तो उसके ऊपर भैया जी यहां पर टैक्स आ जाएगा, वो भी आरसीएम के अंदर लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलवेज जीएसटी लगाया जाएगा। यहाँ पर ये चाहे अपना रेंट आउट की जा रही हो बाई द गवर्नमेंट की जा रही हो या फिर बाई नॉन गवर्नमेंट अपना ये की जा रही हो, गवर्नमेंट अगर की जा रही है, B2C की हम बात करके चल रहे हैं अगर, तो उस पर जीएसटी आएगा और वो भी एनसीएम में आएगा। लेकिन लिमिट जरूर देख लीजिएगा, 20 लाख वाली, अगर 20 लाख से नीचे है तो फिर तो कोई किसी प्रकार टैक्स आएगा नहीं, गेट नंबर 4 से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर ये B2B में अपना फॉल करके चल रहा है यहां पर ऐसे करके मालिक, तो वैसे वाले केस के अंदर भी इस पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। राधे राधे। गवर्नमेंट है तो अपना आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद अगर नॉन गवर्नमेंट यहां पर दे रहा है तो ये B2C अगर है तो जीएसटी आएगा और वो एनसीएम के अंदर आएगा, और B2B है तो भैया फिर भी आपका जीएसटी आएगा और एनसीएम के अंदर ही लगाया जाएगा। तो ये था आपका रेंटिंग संबंधी बात है। और आपसे गलती कहां हो सकती है और कहां पर आपको घेरा जा सकता है, डीएसए वाले पॉइंट के अंदर। जो डीएसए है, कई सारी ट्रांजैक्शन आपको दी हुई होंगी, एक वहां पर डीएसए दे रखा होगा। क्या आपको अभी भी याद है कि डीएसए पर आरसीएम कब लगता है? मैं बताता हूं। डीएसए पर आरसीएम तब लगता है जब आपका सप्लायर एक इंडिविजुअल हो। मैं आपको फिर से बता दूं, कभी कभी रेसिपिएंट के ऊपर हम फोकस बना रहे हैं, जैसे कि स्पॉन्सरशिप के अंदर देखा कि रेसिपिएंट अगर ये वाला है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो ही आरसीएम लगेगा। लेकिन यहां पर फोकस एक सप्लायर पे बनाया जा रहा है कि अगर ये इंडिविजुअल है फिर तो आरसीएम लगाया जाएगा, यानी कि जो बैंक वगैरह है उनको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अपना नॉन इंडिविजुअल है, क्या नॉन इंडिविजुअल है, तो फिर भैया यानी कंपनी फर्म वगैरह कुछ भी है तो फिर यहां पर एनसीएम ही लगा दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 पर अगर हम लोग बात करते हैं भैया जी किसकी, यहां पर बीसी की, जो बीसी होता है और एक यहां पर इसका रेसिपिएंट हो गया, बैंक वगैरह हो गई जी अपने, ठीक है। और बीसी के पीछे एक और अपना यहां पर एजेंट होता है साहिब, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इस वाली ट्रांजैक्शन पे तो एनसीएम ही लगाया जाएगा, लेकिन जो एजेंट ऑफ बीसी है, जो बीसी को अपनी सप्लाई दे रहा है, ये रेसिपिएंट ये है, सप्लायर ये है, तो यहां पर अपना आरसीएम लगा दिया जाता है। एजेंट ऑफ बीसी के ऊपर आरसीएम है, ना कि बीसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट निकल के आता है भैया जी यहां पर 6वां पॉइंट आपका, और उसमें आता है सिक्योरिटी सर्विसेज की हम जो बात करते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विस के ऊपर आरसीएम तब लगता है जब एनसीआर की बात करी जा रही हो, एनसीआर की बात करी जा रही हो। एनसीआर का मतलब क्या हो गया कि यहां पर सप्लायर आपका नॉन कंपनी है और ये आपका यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस पे आरसीएम लगा दिया जाता है। लेकिन इस बात के 2 एक्सेप्शन जरूर हैं। 2 एक्सेप्शन के अंदर क्या जाते हैं कि भले रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड हो बट उसके बावजूद भी आपका एनसीएम ही लगाया जाएगा। वो 2 पोजीशन कौन कौन सी बनती हैं? अगर आपका रेसिपिएंट एक कंपोजिट डीलर है या फिर आपका रेसिपिएंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि टीडीएस रजिस्ट्रेशन को लेकर बैठा हुआ है, इन 2 मामलों के अंदर आकर यहां पर
भले ही रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है फिर भी एनसीएम लगाया जाता है। उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है आपका 7वें नंबर का। इसमें हम लोग बात करते हैं मोटर व्हीकल की रेंटिंग को लेकर बात करी जाती है। इसमें हमने बनाया है एनसीसी करके। एनसीसी का मतलब जो सप्लायर आपका नॉन कंपनी है और रेसिपिएंट आपका यहां पर कंपनी है, कॉर्पोरेट है, तो वैसे वाले केस के अंदर अपना आरसीएम लगा दिया जाता है। जब आरसीएम अदरवाइज अगर अदरवाइज है तो फिर भैया एनसीएम लगा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएगी उस पर एनसीएम लगा दिया जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा एनसीआर के अलावा तो उस पर एनसीएम ही अपना लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल के अंदर हम बात करते हैं, 2 रेट काम करते हैं। जब आरसीएम यहां पर लगाया जाता है तो भैया जी 5% का रेट आएगा एंड नो आईटीसी टू सप्लायर को कोई किसी प्रकार का आईटीसी नहीं दिलवाया जाएगा। जब एनसीएम लगता है तो वैसे वाले केस के अंदर 2 रेट मॉडल काम करते हैं। एक तो यही है 5% एंड नो आईटीसी टू सप्लायर, यानी कि इस बंदे को आईटीसी नहीं मिलेगा। एक और रेट यहां पर काम करता है 12% का, कि 12% का रेट है एंड जो आईटीसी है सप्लायर को वो यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऊपर वाले केस में जब 5% की हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर नो आईटीसी लिखा है, लेकिन सिर्फ एक इनपुट सर्विस का आईटीसी मिल जाता है। अगर रेंटिंग वाला रेंटिंग की सर्विस ले रहा है तो उसका आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज कोई आईटीसी यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर के अंदर 12% का रेट दे रखा है तो 12% का मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि भाई आपका यहां पर लग रहा है एनसीएम, आरसीएम जैसी कोई भी गुंजाइश यहां पर नहीं है। डटे रहो, लगे रहो, ठीक है, और गलती नहीं करके आनी है किसी भी कीमत पर। और मैं आपको बताऊं कि यहां पर इसकी डबल एंट्री होती है। जब आरसीएम आएगा तो जो आरसीएम के अंदर अमाउंट आपका बन रहा है उस अमाउंट का आपने आईटीसी भी बुक करना है और एट द एंड आपने उसे कैश में पे भी करके चलना है। डबल एंट्री करके आपको आनी है। राधा रानी कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, बस पूरी लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत जल्दी ही आप चमकने वाले हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलें, यस सर। तो एक और चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, टाइम ऑफ सप्लाई का। इस चैप्टर में आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किस किस तरह से आड़ा तिरछा क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, उसकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ में, ये हमारी कॉम्पैक्ट बुक है, एकदम शानदार है। 140 पेजेस के अंदर ही पूरा चैप्टर, आई मीन टू से पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट यहां पर हो जाता है। तो इधर आ जाते हैं हम मालिक, और टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर मैं ना क्या ही बताऊं मैं आपका, ये चुप चोर है, चुपचाप आएगा। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई आपकी इस महीने की, सपोज कीजिए उसने महीना दे दिया मार्च, कि मार्च महीने की जीएसटी लायबिलिटी आप हमें बताइए। अब वो यहां पर देगा आपको ट्रांजैक्शंस, हर बार यही खेलता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दे दी भाई मार्च के महीने की, कि ये ऐसे ऐसे करके ट्रांजैक्शन थी अपने, ठीक है। इन्हीं ट्रांजैक्शन के बीच में एक ट्रांजैक्शन देगा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसकी यहां पर सिटिंग फी करके थी। सिटिंग फी जनवरी महीने की थी, लेकिन कंपनी ने उसे पे किया है मार्च के महीने में। या ऐसे बनाकर देगा कि जो सिटिंग फी थी वो भाई मार्च के महीने की थी और पे करिए कहीं आगे जाकर, या ऐसे मान लीजिए कि जनवरी की ही थी, और मतलब मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। ये जनवरी की थी और इसने पे करिए इसको मई में जाकर पे करी है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या आप इसे मार्च महीने की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पर हमें देखना होता है कि भाई 61 दिन का जो चाल है, रिवर्स चार्ज लगना है इसके ऊपर, ठीक है, और 61 दिन इसके कहां पर पूरे हो रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये 15 जनवरी का था, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 15 मार्च, वही अपना मार्च के महीने में आकर इसका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर निकल आएगा और फिर ये इस महीने की लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि नहीं इसका पेमेंट मई के महीने में हुआ है, तो वैसे वाले केस में ना हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड के अंदर वो 61 दिन वाली कंडीशन नहीं आ पाती। यार ह्यूमन बिहेवियर है, हम यहीं पर अटक के रह जाते हैं। तो हमें वहां पर देखना है, सोचना कि बेटा इसका पूरा नियम क्या है, पेमेंट और 61वां दिन विच एवरेज अर्लियर, उसके 61 दिन आपके यहां पूरे हो जाएंगे। तो भले ही पेमेंट मई के महीने में जाकर हुआ, उसके बावजूद भी ये मार्च की लायबिलिटी में ऐड होना है, और यही हम गलती कराते हैं।
हम नॉर्मली 61 दिन वाली बात भूलकर इसकी या तो यहां मानते हैं या यहां मानते हैं, मतलब ये दिमाग से स्किप हो जाता है। तो जब जब आरसीएम के साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई को ब्लेंड करके आपसे पूछा जाएगा, तब तब आप वहां पर गलती करोगे, तो आप इस ट्रिक में नहीं फंसेंगे। अब ये वादा कीजिए हमसे, ठीक। अच्छा, ये तो उसकी आम बात है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, टाइम ऑफ सप्लाई को अलग से नहीं पूछेगा, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कहां किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्कैन करना पड़ेगा अपने पूरे क्वेश्चन को कि बेटा टाइम ऑफ सप्लाई चुप चोर है भाई, दिक्कत कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जहां तक सवाल है प्रोविजंस को लेकर, तो प्रोविजंस में क्या क्या बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। पहला तो ये कि जब आरसीएम की बात करते हैं और सर्विस सेक्टर में हम हैं, सर्विस सेक्टर में हैं और आरसीएम की बात करी जा रही है, तो उसमें हमें ये अच्छे से ध्यान रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बनाएगा वो कि भाई आपका पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर, ये आ जाता है। और अगर मान लीजिए आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर है, आरसीएम लग रहा है एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, 26% पर या उससे अधिक पर बन जाते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस, तो अगर ये सारी बातें पूरी हो रखी हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पेमेंट की डेट और अपनी जो बुकिश एंट्री होती है, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते थे रेसिपिएंट बाबू, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बनाया जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये बुकिश एंट्री वाला जो कंट्रोलर है तभी लगेगा जब आपके ये तीनों की तीनों बातें पूरी हो रही हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला रहा हो और ये रहा हो। अब आप कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, तो अलग से क्यों बोल रहे हो? ना मेरे मुन्ना, ओइडार नाम की एक चिड़िया होती जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, तो वहां पर आकर हम देखते हैं कि भाई उसमें आरसीएम इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी वो आरसीएम कैटेगरी में नहीं आता है। खैर वो सिलेबस का आपके में नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान सुनिए। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो, तभी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये चलेगा। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सर्च या सीजर हुआ है, रेड वेड पड़ी हुई है, तो उसमें देखते हैं रिटर्न फाइलिंग की जो अपनी ड्यू डेट होती है वो पकड़ते हैं, और एक्चुअल पेमेंट की डेट एज द केस में भी वो यहां पर कंसिडर किया जाता है। और क्या गलती हो सकती है? आपसे गलती हो सकती है चिल्लर पेमेंट के अंदर आकर। जी, चिल्लर पेमेंट वो कैसे सर जी? चिल्लर पेमेंट मान लीजिए ये आपका यहाँ पर जनवरी का महीना है और ये आपका यहाँ पर फरवरी का महीना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बिल बनता है वो 10,250 का बना, और मान लीजिए यहाँ पर भी उतने का ही बनता है, ठीक है। और आपने जो यहाँ पर पेमेंट कर दी वो भाई थोड़ी ज़्यादा कर दी, 11,000 की पेमेंट कर दी आपने यहाँ पर आकर, तो इसका मतलब आपने ना 750 की एक्सेस पेमेंट यहाँ कर दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे आप उतना पैसा अब कम देने वाले हैं, राइट बेबी? यस सर। अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर कैसे निकाला जाएगा? तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक जो सबके लिए है, जो नेचुरल, जो बाय डिफॉल्ट है, वो ये कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी महीने के लिए निकलेगा यहां 11,000 के हिसाब से, यानी कि जितना बिल अमाउंट था वो और आगे का एडवांस दोनों को जोड़ दिया, और इसका भी निकलेगा अपना फिर 9,500, क्योंकि एडवांस पर ऑलरेडी हम टैक्स भर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी आता है, जिसे हम ऑप्शन 2 के नाम से बुला सकते हैं। स्पेशल चीज इसकी ये है, स्पेशल चीज इसकी ऑप्शन 2 करके है कि जो भी आपको चिल्लर अमाउंट आया है, उस चिल्लर अमाउंट की बत्ती बनाकर आप कान में लगा लीजिए और तब तक छिपा के रखना जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसे कमा ना लो। तो अभी मैं एडवांस को यहां पर हटा दूंगा, तो 10,250 पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां आएगा, और ऑब्वियसली बात जब ये अगले बिल में का हिस्सा बनेगा तो वहां पर आकर इसकी बात करेंगे, तो अगली बार भी 10,250 की यहां पर बिलिंग करा दी जाएगी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो होना ही होना है। आपका अगर एक्सेस अमाउंट 1,000 तक का है तो आपकी ये विंडो और एडिशनली खुल जाती है, आप ऐसा भी यहां पर आकर कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी, बहुत दिन से आपने एक आवाज नहीं सुनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमारी बात होगी मालिक
एंड उसके बाद और जो गलती आपसे हो सकती है वो गुड्स वाले केस में, एंड तक देखना, गुड्स वाले केस में ये हो सकती है मालिक। गुड्स वाले केस में क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाएगा कि भाई गुड्स के केस में ना हमें एडवांस पेमेंट मिला है, और ये ऐसे अलग से नहीं बोलेगा, कई सारे ट्रांजैक्शन के बीच में छुपा के डालेगा, सर्विस के 2-3 एलिमेंट बनाएगा, है ना, फिर एक गुड्स का बोलेगा। सर्विस के एडवांस जो आ रहे होंगे इस पे आप टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली निकाल रहे होंगे, है ना, लेकिन जब इसका आएगा साथ में गुड्स का एडवांस भी डाल देगा, आप उन्हीं भावनाओं में बह जाओगे और आप यहां पर गलती कर बैठोगे। एडवांस पेमेंट अगर गुड्स का है तो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का। जब गुड्स के केस में इनवॉइस हो जाती है, इनवॉइस की डेट कौन सी वाली, एक्चुअल डेट, अगर इनवॉइस टाइम से है तो, अगर इनवॉइस टाइम से नहीं है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो पकड़ लेंगे, वही बनती है आपकी यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक लड़का है जो साड़ी पहन के घूम रहा है, यानी कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की हम लोग जब बात करके चलते हैं तो प्रैक्टिकली ये एक गुड्स की कैटेगरी में डाला गया है, और इसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है वो कंप्लीट फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि इनवॉइस की डेट, एक्चुअल डेट या लास्ट डेट एज द केस में भी जो आए, और इट विल बी कंपेयर्ड विद द पेमेंट्स विच एवर इज अर्लियर। इसके लिए फॉर्मूला कंप्लीटली अपना काम करके चलेगा। राइट बेबी, यस सर। तो ये बातें आपकी यहां पर थी जो मुझे लगता था कि इस चैप्टर में आप ये गलती कर सकते थे जी। ओके सर जी। एक बार की बात है, एक गांव में गधा था। गांव वाले उस गधे से बड़े परेशान थे। वो रोज सुबह उठकर ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाला करता था। गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इस गधे को मार दिया जाए, और उन्होंने मिलकर उस गधे को एक सूखे कुएं में धकेल दिया। धकेलने के बाद वो गधा वहां से भी ढेंचू ढेंचू की आवाजें निकाला करता था। गांव वालों ने कहा कि इसे मिट्टी से दबा देते हैं। गांव वालों ने उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू करी। जैसे ही पहली परात मिट्टी की डाली, वो उसके कमर पर जाकर पड़ी, पीठ पर जाकर पड़ी, और गधे ने पीठ से उस मिट्टी को झटक दिया और मिट्टी नीचे गिरी और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो गया। फिर अगली परात आती है और उसकी पीठ पर आकर पड़ती है। वो फिर वही प्रोसेस दोहराता है, झटक देता है और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे कुएं में मिट्टी का स्तर बढ़ता चला गया और वो बार बार मिट्टी को झटकता और उस पर खड़ा हो जाता। ऐसे करके वो मिट्टी में दबा नहीं, बल्कि गधा मिट्टी से, इवन कुएं से बाहर निकल आया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हर समय कोई ना कोई नेगेटिविटी की मिट्टी हमारी पीठ पर आकर पड़ती है। अगर हमने उसको तुरंत नहीं झटका तो अगला लॉट और आ रहा होगा मिट्टी का, नेगेटिविटी का, जो हमारी पीठ पर आकर पड़ेगा। हमने नहीं झटका तो ये नेगेटिविटी हमें दबा देगी और मार देगी। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी कोई नेगेटिविटी की डोज आ रही होती है तुरंत उसको झटकना होता है, जिससे कि उस नेगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी बनाकर उस पर पैर रख के हम इस नेगेटिविटी के कुएं से बाहर निकलकर आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम आपके चल रहे हैं, इस समय नेगेटिविटीज कुछ ज्यादा ही हावी होती हैं, और जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट दिमाग में आए तो आपको क्या करना है, पीठ हिलानी है, झटकना है और झटक के आगे बढ़ना है। राधे राधे जरूरी है। ये मेरी कॉम्पैक्ट बुक है, बेहद शानदार। मैंने इस बार इसको लॉन्च किया है और आइए यहां डिस्कस करते हैं। चैप्टर अपना है आईटीसी का जी। और मालिक आईटीसी चैप्टर के अंदर आपके 3 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 16, 17 और 18 में तीनों के बारे में आपसे बात करके चलूंगा। यहाँ पर सप्लायर आदमी होता है, इधर अपना ये रेसिपिएंट आदमी होता है, और यहाँ से यहाँ को सप्लाई कर दी जाती है और यहाँ इसको आईटीसी बुक करना होता है। ठीक है सर जी। तो सेक्शन 16 के अंदर आईटीसी बुक करने की 12 कंडीशंस दी हुई हैं, लेकिन 12 कंडीशंस आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर पेन दी जाती हैं। यहाँ पर आपकी ये गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और एक सिनेरियो बनता है इनके बीच में और एक सिनेरियो बनता है आपका इन दोनों के बीच में। यहाँ पर बोलता है कि भाई अगर इस बंदे ने टैक्स का पेमेंट सरकार को नहीं किया तो भाई फिर इस बंदे का जो आईटीसी है इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। दूसरा इन दोनों के बीच में बोलता है, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में बोलता है कि भाई आपने इनको ना
इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, यानी कि ये आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो हम दोनों बातों को समझते हैं, पहले इसकी बात करते हैं कि टैक्स पेमेंट वाला क्या सीन निकल कर आता है। तो यहां पर ये बोलता है कि भाई सुनो हमारी बात, देखिए बात ऐसी है कि स्टेप में अगर डिवाइड करके चलें तो नंबर 1 पर आकर सप्लायर ने यहां पर सप्लाई अपनी रेसिपिएंट को दे दी है। नंबर 2, इसका इनवॉइस वगैरह भी यहां पर रेज किया जा चुका है, ठीक है सर जी। फिर इसने अपना सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, रेसिपिएंट को 2B में दिखाई दिया और रेसिपिएंट ने अपनी किताबों में ITC ले लिया होगा, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 पर आकर जहां तक सवाल है जीएसटी पेमेंट का, तो उसका क्या सीन रहेगा। जो सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट करना है उसने अगर अगले फाइनेंशियल ईयर के अप टू 30 सितंबर तक, आपको यहां 2 डेट याद रखनी होंगी, एक 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और दूसरा है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 2 डेट आपको याद रखनी है। तो यहां तक पेमेंट कर दिया है कि नहीं किया है, तो कर दिया है तो ओके, और आईटीसी आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर इस डेट तक नहीं किया है, नॉट मेड बाय दिस डेट, तो फिर क्या किया जाएगा। अप टू 30 सितंबर तक इन्होंने नहीं किया है, तो हम क्या करके चलेंगे, यहां पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है रेसिपिएंट आदमी को कि आप 30 नवंबर 2000, जो भी अगला साल आ रहा होगा, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दीजिएगा। ये जो आपकी 30 सितंबर वाली डेट है ना, ये सप्लायर के हिसाब से लिखी हुई है और ये रेसिपिएंट को टाइम लिमिट दी जा रही है। बेसिकली 2 महीने का समय दिया जा रहा है कि आपको यहां अपना आईटीसी रिवर्स करना है, यानी कि अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर आप कर देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप पे करते हैं इसको आफ्टर 30 नवंबर करके चलते हैं तो फिर साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहां पे आके बोलता है कि भाई सुनो, अगर आपने सब 30 नवंबर तक पे कर दिया या उसके बाद विद इंटरेस्ट पे कर दिया, इट्स ओके, पे कर दिया। लेटर स्टेज पर आकर जो सप्लायर आदमी था उसने अपने हिस्से का जो जीएसटी बनता था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो जो भी आपने यहां पर रिवर्सल किया था, क्या इसको आप री अवेल कर सकते हो? द आंसर इज यस, हम इसको यहां पर आकर री अवेल कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाया जा सकता है ट्रिकी करके कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए पूछ रहा है कि बताइए यहां पर आपको कितना आईटीसी मिलेगा, और ये सारा का सारा जो ऊपर मैंने समझाया पूरा का पूरा डेटा आपको पीछे से दे रखा होगा कि भाई ऐसे हुआ, 30 सितंबर तक पे नहीं किया, 30 नवंबर तक उसने अपना ये पे ऑफ कर दिया है, और सामने वाली पार्टी ने जो सप्लायर था उसने इस पीरियड में आके, जब यहां पीरियड चल रहा था उस समय आकर उसने अपना वो पेमेंट गवर्नमेंट को जीएसटी का कर दिया है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस पीरियड का आईटीसी बताइए टोटल कितना है, तो आप उसको भी यहां पर ऐड करके चलोगे। तो इस बात का ध्यान आपको अच्छे से रख के चलना है। इतना क्लियर कट और आसान बनाकर नहीं देगा, वो एक केस स्टडी टाइप बनाकर देगा, इसलिए आपको अच्छे से पहचान के चलना है कि क्या सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया है कि नहीं किया है, और ये पूरा फ्रेमवर्क आपके पास में अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट था अपना कि 180 दिन वाली कंडीशन यहां आपकी एप्लीकेबल होती है इन दोनों के कनेक्शन के बीच में। क्या है सिनेरियो, नंबर 1 पर देखिए, स्टेप वाइज बात करते हैं दूसरी कंडीशन को लेकर। यहां पर सप्लायर ने अपनी सप्लाई दे दी है और इनवॉइस भी इसका रेज किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया, 2B में सामने वाली पार्टी को दिखा और सामने वाली पार्टी ने आईटीसी अपनी किताबों में बुक कर लिया होगा, ठीक है जी। नंबर 3 पर आकर जो रेसिपिएंट आदमी है उसने बिल अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, 180 दिन तक नहीं किया, 180 दिन बीत गए तब भी नहीं किया है, तो 181वें दिन पर आकर इसको एक रिवर्सल करना पड़ेगा, यानी कि पे एन अमाउंट करना पड़ेगा, और वो भी विद इंटरेस्ट यहां पर इसे करना होगा, ठीक है जी। कर दिया। उसके बाद अब सपोज करो 300वें दिन, 500वें दिन, 600वें दिन जो भी आ रहा है, उस दिन यहां पर जो बिल अमाउंट है उसका पेमेंट कर दिया जाता है बाय रेसिपिएंट टू सप्लायर। तो वैसे वाले केस के अंदर आप आईटीसी को री अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना आसानी तरीके से ये क्वेश्चन संभाल कर नहीं दिया जाएगा। वो कुछ ऐसे बोलेगा, भाई देखो ये आपका पीरियड यहां पर चल रहा है, यहां पर कुछ इस तरह से हुआ था कि बिलिंग की गई थी, एक पार्टी का बिल आया था, दूसरी पार्टी का बिल आया था, कुछ बिल आपके 180 दिन के भीतर भीतर पे ऑफ कर दिए, कुछ का पे ऑफ नहीं किया है, वो आपको देखना पड़ेगा, कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। 180 दिन काउंट खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो पेमेंट की डेट देगा कि इस डेट पर यहां इनवॉइसिंग हुई थी, इस डेट पर इसका पेमेंट यहां पर किया गया है। अब आपको देखना है कि कौन सा पेमेंट विद इन 180 डेज हो गया है और कौन सा विद इन 180 डेज
नहीं हुआ है, उसके बाद ही आप यहां पर फैसला अपना ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे जब री अवेल करने की बात करता है तो वो भी आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि बेटा जो री अवेल हो रहा है तो वो उस किस पीरियड में जाकर वो उसको कर सकता है, वैसे करके। ठीक है जी, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर आईटीसी बुक कर लिया है, अच्छी बात है, 180 दिन, वो बोलेगा कि ठीक है 180 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, बोलेगा पेमेंट आपका हुआ है यहां पर आकर 300वें दिन पेमेंट हुआ, इतना बोलेगा। इनवॉइस रेज किया गया और 300वें दिन पेमेंट हुआ। अब आप क्या करेंगे? आप शायद कुछ ना करें, नहीं आपको करना पड़ेगा, चूंकि पेमेंट 180 दिन में नहीं हुआ है तो 181वें दिन आपको यहां रिवर्सल्स दिखाना पड़ेगा और फिर 300वें दिन आप उसे यहां पर आकर री अवेल करके चलेंगे। राइट, ठीक सर जी, शुरू में ले लिया, शुरू में इस पीरियड में लेंगे, हो सकता है आपसे इस पीरियड का पूछा हो कि इस पीरियड में आईटीसी क्या रहेगा, तो इस पीरियड में तो आपको लेना है, यहां पर इस पीरियड में आपको रिवर्स करना है और फिर 300वें दिन जाकर आपको फिर से उसे अपना री अवेल कर लेना है। इस प्रकार से दो कंडीशंस आपकी आती हैं सेक्शन नंबर 16 के अंदर, और ये कंडीशंस आपकी बिल्कुल स्टेप वाइज मैंने मेरी इस अमेंडमेंट जो कॉम्पैक्ट बुक है उसके अंदर आपकी यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। 100 मैंने कंडीशन आपको ये वाली पढ़ाई है जो स्टेप वाइज लिखी हुई है यहां पर आकर, और एक कंडीशन हमने आपको पढ़ाई है ये वाली। ठीक है जी, दूसरी बात ये है कि जो 180 दिन वाली कंडीशन है, इसमें जो पेमेंट वाली बात थी, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सप्लाई है तो 180 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। दूसरा, अगर आरसीएम वाली सप्लाई है उस पर भी 180 दिन वाली कंडीशन लागू नहीं होती। और तीसरी बात ये कि आपने 8,000 10,000 मेरी फीस बनती थी, 8,000 आपने मुझे दे दिया और 2,000 मेरे कहने पर किसी थर्ड पार्टी को आपने पे ऑफ कर दिया, तो वो पैसा भी मुझे ही पे किया हुआ माना जाता है, माना जाएगा कि आपने मुझे पूरा का पूरा 10,000 का पेमेंट कर दिया है, वैसे करके। अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 17 की तरफ। 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट अपना मालिक आता है और वहां पर आप किस तरह की गलतियां कर सकते हो जी, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी है, हमेशा पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाएगा ये जी। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की हम बात करते हैं और इसमें जो निकल के आता है पहला पॉइंट ये, मोटर व्हीकल, इसी को लेकर आप गड़बड़ कर जाते हो। कैसे भला? देखिए, मोटर व्हीकल यहां पर 25 सीसी की बात कर रहे हैं, 25 सीसी से ऊपर की है और वो आपकी जाती है 13 पैसेंजर तक इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर आपका जो मोटर व्हीकल है इस रेंज का है तो उसका आईटीसी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, वो डिपेंड करेगा, मिल भी सकता नहीं मिल सकता। लेकिन इससे छोटी जो है अप टू 25 सीसी का है, जैसे मान लीजिए अप टू 25 सीसी का है तो वो टॉय है, खिलौना है, उसका आईटीसी आपको पक्का पक्का मिल जाएगा। इससे ऊपर बस है, मान लीजिए 13 पैसेंजर से ऊपर की है, उसका भी आईटीसी आपको पक्का पक्का अवेलेबल करा दिया जाएगा, बशर्ते कि बाकी कंडीशन जो है आपकी वो पूरी यहां पर की जा रही हो। तो यहां पर नहीं मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा। किन को मिल जाता है? एसटीडी वालों को यहां पर अवेलेबल करा दिया जाता है, जो सेम सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है और लाइक फर्दर सप्लाई करते हैं शोरूम वगैरह, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, और एसटीडी जो ड्राइविंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। जो मोटर व्हीकल की यहाँ पर हम लोग बात करके चल रहे हैं, कार वगैरह की, तो सिर्फ पैसेंजर वाली की बात करी जा रही है। लेकिन जब हम हवाई जहाज की बात अपनी करके चलते हैं या पानी के जहाज की बात करके चलते हैं तो उसमें दोनों बातें आती हैं, चाहे गुड्स वाला हो चाहे आपका पैसेंजर वाला हो, वैसे करके बोल दिया जाता है। अगला जहां पर आप गलती करने वाले हैं इसके अंदर सेक्शन 17 में, वो ये कि आपकी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हैं और जो आपकी यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल होता है, हम उसकी बात करके चलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, यहाँ नॉर्मली इनका आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाता, लेकिन हाँ इसका आईटीसी आईआरएस को मिल जाएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, हाँ ऐसे कुछ समझ लीजिए। आई फॉर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो मिल जाएगा, जैसे कैपिटल गुड्स का फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। आर फॉर रिपेयर या रिपेयर के लिए दे दिया जाएगा, और एस का मतलब है यहां पर भैया जी लाइक जो सिमिलर सप्लाई या सेम सप्लाई, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने वाला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा है, उसको यहां पर अपना आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी।
एंड उसके बाद में या बिल्डिंग मटेरियल वाला बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा है तो उसको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस देने वाला हूं, कंस्ट्रक्शन की सर्विस लूंगा तो मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। तीनों के लिए कॉमन प्रोविजन अपना यही वाला यहां पर आकर एप्लीकेबल हो जाता है। इस चीज का हमें यहां पर यह ध्यान रखना होता है। यह था आपका सेक्शन नंबर 17 का। आपको वो एग्जाम में देके चलेगा। रिनोवेशन की हम लोग बात करके चल रहे हैं, बोलेगा रिनोवेशन किया है। रिनोवेशन में दो बातें हो जाती हैं अपनी। रिनोवेशन को कैपिटलाइज किया गया है यानी कि बैलेंस शीट में लेके गए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेकर गए हैं, जरा ये बताइए। अगर पी&एल के अंदर लेके गए हैं तो वो रिपेयर की तरह काउंट किया जाएगा और उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में लेकर गए हैं तो वैसे वाले केस के अंदर फिर वो रिपेयरिंग का पार्ट नहीं हुआ, पी&एल का पार्ट नहीं हुआ, फिर उसका आईटीसी हमें अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। इस पॉइंट पर आकर वो आपके साथ खेल सकता है। इस चीज का हमें यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक है सर जी। एंड फाइनली हम बात करते हैं आपसे यहां पर आकर ओके, और सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर भी हमें आईटीसी अवेलेबल करस्पॉन्डिंग नहीं होता है वैसे करके। और एक और पॉइंट था मोटर व्हीकल से, हालांकि वो कनेक्टेड है। और वो पॉइंट कौन सा है कि ठीक है मोटर व्हीकल का तो आपने बता दिया किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मोटर व्हीकल से संबंधित जो आपकी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो रिपेयरिंग की हो, चाहे वो इंश्योरेंस वगैरह हो मोटर व्हीकल का, तो उसका आईटीसी किसको मिलेगा। पहली बात, जिसको कार का आईटीसी मिल जाता है एसटीडी वालों को आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा, टाटा और अंबानी को कारों के रिपेयर मेंटेनेंस का इंश्योरेंस का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टाटा मतलब कार मैन्युफैक्चरर जो है, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर, उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ में यहां पर आकर जो अंबानी है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा और किसी को इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। ये थे आपके सेक्शन 17 के अंदर आकर हमारी कुछ बातें थी। अब आगे बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसी के अंदर हमें जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए पाइपलाइन आपकी होती है, पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर वाली है, लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, उसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जानकर चलते हैं। ऐसा इसी सेक्शन 17 के अंदर बताया गया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 के अंदर अपना बताया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन टावर जो अपनी होती है उसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा ही काउंट करके चलते हैं। ठीक सर जी। एंड उसके बाद अब आता है आपका सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 के अंदर आपसे कई प्रकार से छलावा किया जा सकता है, आप उस छलावे में ना आए, इसलिए ध्यान से सुनिए। सेक्शन 18(1) जो अपना आता है उसके 4 हिस्से हैं, ए है, बी है, सी है और अपना डी है। ए से में बात करते हैं कि आपका नया रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर सेकंड वाले पार्ट में भी नए रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर आपका वॉलंटरी वाला रजिस्ट्रेशन यहां पर होता है। ठीक है। सी पार्ट के अंदर हम लोग बोलते हैं कि भैया जी कंपोजिशन से आप जा रहे हो रेगुलर स्कीम के अंदर, और इसमें बोलता है कि आप एग्जेम्प्टेड से जा रहे हो यहां पर अपने टैक्सेबल की तरफ, तो आपको बचा कुचा आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह कि पहले वाले पॉइंट के अंदर सिर्फ इनपुट की बात करी जाती है, यहां पर भी सिर्फ इनपुट की बात करी जाती है। यहां पर इनपुट और कैपिटल दोनों की बात होगी, यहां पर भी इनपुट और कैपिटल दोनों की बात अपनी करी जाएगी। दूसरी बात यह कि ये आपका नया रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इन दोनों केस के अंदर बंदा ध्यान दीजिए पहले से एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा हुआ है। यहां पर भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन लेकर बैठा हुआ है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा, क्या क्वेश्चन बोलेगा आपसे ये कि भाई देखो एक बंदा था, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर था, फिर बाद में यहां पर आकर उसका प्रोडक्ट टैक्सेबल हो जाता है, इस चक्कर में उसे यहां पर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आप इस केस को कहां पर कवर करेंगे, आप इसे डी में कवर करेंगे या आप इसे ए में कवर करेंगे। तो साहब हम आपको बता दें, डी तब लगता है जब एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपका पहले से हो। आपका तो यहां पर नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो भले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट हो रहा हो, तो आप यहीं पर पहले ही वाले केस के अंदर कवर हो जाएंगे, आप डी तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फ्रेश है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन केस आपके फॉल करते हैं ए और बी के अंदर। एक और महत्वपूर्ण बात है, यहां खेल खेल सकता आपके साथ में, वो बोलेगा कि भाई आपने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन लिया, बहुत अच्छी बात है कि नया रजिस्ट्रेशन लिया है, और इस डेट को 20 लाख आपके पूरे हो गए थे। कौन से डेट को, मान लीजिए डेट दी 5 अक्टूबर को आपके पूरे हो गए थे, ठीक है, और 5 अक्टूबर को, और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर किया है 5 दिसंबर को अप्लाई फॉर किया है, और ऐसे ऐसे करके ये इतना इनपुट था, इसको आगे लेकर आया है, और बताइए इसका बच्चा कुछ आईटीसी ये बनता था, कितना आईटीसी यहां पर मिल पाएगा। भाई साहब आईटीसी नहीं मिलेगा यहां पर आकर। सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि सेक्शन 18(1)A में यह लिखा हुआ है कि अगर 30 डेज के भीतर भीतर आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, तभी आपको ये वाला बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको ये वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आपको ठीक से ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये था 18(1). उसके बाद आइए आपको बताते हैं 18(2) की कहानी बताते हैं। 18(2) में कहता है कि सुनो, 18(1) में जो हमने क्रेडिट देने की बात करी है वो आपको पक्का पक्का मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी, क्या कि अगर आपकी कट ऑफ डेट है
तो आपका जो यह है, ये बिल्स जो हैं आपके, जो इनवॉइसेस हैं वो 1 साल वाले ही, जो पिछले 1 साल वाले हैं उनसे संबंधित जो है सिर्फ उसी का ही आईटीसी अलाउ किया जाएगा। वो आपको ऊपर दिखाया कि भाई आपका आईटीसी बनता है 600 रुपए का, आपका आईटीसी मान लीजिए बचा कुचा बनता है, लेकिन एक इनवॉइस आपका यहां का था जिसमें 400 रुपए का संबंधित क्रेडिट था, और एक इनवॉइस आपका ज्यादा पुराने पीरियड का जहां 200 का बनता था। तो फाइनली वैसे तो आप ऊपर से कैलकुलेशन में 600 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, परंतु अगली कंडीशन में आकर चूंकि आपके 1 साल तक के अंदर भीतर भीतर जो इनवॉइसेस हैं उन्हीं का आईटीसी आपको मिलना होता है, तो आप सिर्फ 400 ही फाइनली यहां पर अपना आईटीसी ले पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 18(3) में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 18(4) में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18(4) की बात करते हैं। 18(4) के अंदर उल्टी बात करी जाती है, जहां पर बोलता है कि भाई पहले रेगुलर में थे, फिर अपना चले गए आप कंपोजिशन में, ठीक है, या फिर पहले आप टैक्सेबल में थे, अभी आप एग्जेम्प्टेड में चले गए, तो आपको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो आईटीसी का रिवर्सिबल अमाउंट बनता है वो 4000 रुपीज का बनता है, और आपके पास में आईटीसी का जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो 5000 रुपए का बनता था। एमसीक्यू बनाया जा सकता है, तो बताइए व्हाट विल हैपन। तो इसमें आपका जो 4000 का आईटीसी रिवर्सल बनता था वो घटाने के बाद जो 1000 का बनेगा, तो इस 1000 का आप क्या करके चलोगे? क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे? क्या आप इसे कैश रिफंड मिलेगा? क्या होगा? सब कुछ नहीं होगा, इसका लापसी बना दिया जाएगा। लापसी मतलब ये लैप्स कर जाएगा, इसे जला दिया जाएगा। इस कारण ये है इसके पीछे, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपकी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज कंपोजिशन के अंदर भी आईटीसी यूज नहीं हो सकता, और आप अगर फाइनली आगे चल के एग्जेम्प्टेड है तो वहां पर भी आपका आईटीसी कोई रोल नहीं है, इसलिए आपका बचा कुछ जो आईटीसी होगा उसे जला दिया जाएगा। उसके बाद 18(5) कुछ नहीं, 18(6) के अंदर आपको ध्यान रख के चलना है, जहां पर कि हम बीच में बोलते हैं कैपिटल गुड्स वगैरह को बेचने बाचने की बात करते हैं, तो वहां पर 2 प्रकार की बातें की जाती हैं कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जो आउटपुट जीएसटी बनता है वो निकालिए वो, और आईटीसी रिवर्सल जो आपका बनता है उसे निकालिए वो क्या निकल के आ रहा है, और विच एवर इज हायर वो आपको फाइनली पे करना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरीज की बात करके चलते हैं, या फिर ब्रिक्स वगैरह की बात करके चलते हैं, तो वैसे वाले केस के अंदर सिर्फ यही बात अप्लाई कराई जाएगी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में ही जीएसटी की मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वही आपको यहां पर फाइनली पे करना है। इसमें आईटीसी रिवर्सल वाली बात जो लेफ्ट हैंड साइड पर हो रही है वो अपनी नहीं करी जाएगी। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रख के चलना होगा। उसके बाद एक बात और आपको बता दी जाती है यहां पर आकर कि भाई देखिए, जो अपना 18 एक तरफ 18(1) और 2 और 3 है, और एक तरफ 18(4), 5 और 6 है। हमें क्वार्टर काउंटिंग की जरूरत पड़ती है कहां कहां पर आकर, ये 2 अपोजिट चीजें हैं। यहां पर 18(1) में जरूरत पड़ती है क्वार्टर काउंटिंग की, और इधर हमें जरूरत पड़ती है, यहां पर पड़ती है, और यहां पर भी जरूरत पड़ती है कैपिटल गुड्स के संबंध में कुछ अपना कैलकुलेशन करने की। तो यहां पर हम क्वार्टरली से कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर आकर इन्होंने मंथली कैलकुलेशन की बात अपनी करी है, और यहां पर आकर मंथली कर लीजिए 6वें पॉइंट पर आकर, या क्वार्टरली कर लीजिए, आपकी चॉइस, दोनों के दोनों ठीक हैं। तो 18(1) के अंदर क्वार्टरली 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ को ध्यान रख के चलना है। 18(4) में जब हम होंगे तो वहां पर हमें मंथली करना है, मतलब डिवाइड बाय 60 करके चलना है, मतलब 5 साल उसकी लाइफ होती है, तो 60 मंथ का अपना पीरियड वहां पर काउंट किया जाएगा। और 18(6) के अंदर आप मंथली के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लें, या फिर आप क्वार्टरली 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं निकल कर आती है। तो ये था मालिक आपका यहां पर आईटीसी को लेकर। इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग गया है क्योंकि आईटीसी था ना अपना, है ना, तो ये सेक्शन 18 के भी चेंज मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और राधा रानी कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। और बस एक बात कह के चलूंगा, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। इस समय को एक फेस्टिव सीजन की तरह लेकर चले, या जैसे घर में जब शादी होती है तो कुछ समय पहले एक माहौल अलग ही लेवल का होता है, वाइब्स अलग ही लेवल की होती हैं, तो उस तरह से अपने इस पीरियड को सेलिब्रेट करें, और साथ में आप अपनी तैयारी में ना पूरी जान लगा दो, और जान क्या, अपनी पूरी औकात लगा दो यार, पूरी औकात लगा दो अपनी तैयारी के अंदर, और एक बार में क्रैक करके दिखाइए। मैं आपके साथ हूं, राधा रानी कृपा आपके साथ में है। जय जय श्री राधे। यहां पर चैप्टर आ गया आपका, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, और सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि जब हम बात करते हैं किसी सर्वे की या कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वैसे वाले केस के अंदर रजिस्ट्रेशन कितने समय के अंदर हमें करा लेना होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आकर आपका ये सर्वे वगैरह हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप इसके 90 डेज़ के भीतर भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दूसरी बात, अगर हम इस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपील में चले जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर आता है अपील का डिसीजन,
और डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है, यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहाँ से 30 डेज के भीतर भीतर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये है आपका सर्च, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, रेड वगैरह के जो मामले पड़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की बात करी जाती है। नंबर 2 पर आता है भैया जी आपका ARN कब जनरेट किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जो आधार था, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाती है, ठीक, और 15 डेज का टाइम एप्लीकेशन सबमिट करने की 15 डेज का जो समय होता है वो विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो जाए, जो दोनों में पहले हो जाएगा वहां पर आपका ARN जनरेट हो जाता है, ठीक है जी। एंड उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपका आता है जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बड़े अच्छी तरीके से, वो है जी भैया आपका RC कैंसिलेशन का ग्राउंड। RC कैंसिलेशन का ग्राउंड बाई ऑफिसर, जब अधिकारी RC को आप ही कैंसिल करता है तो कई सारे ग्राउंड्स वहां पर दिए हुए हैं, उनमें से एक ग्राउंड आपका नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का आता है निकलकर, और उसमें यह कहा जाता है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप अपनी रेगुलर स्कीम का हिस्सा हैं या फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा हैं। अगर आप रेगुलर का है तो उसमें आपका नॉर्मल वाला सीन है या फिर QRMP का है। नॉर्मल है तो मंथली फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न जाती है, और QRMP है तो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर आपकी रिटर्न फाइल करी जाती है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपकी एनुअल फ्रीक्वेंसी पर रिटर्न फाइल होती है GSTR 4 के अंदर आकर, ठीक है। तो अगर आप इस सीन में थे और लगातार 6 महीने तक आपकी रिटर्न नहीं जा रही है तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे कैंसिल करवा दिया जाएगा। अगर आप QRMP के अंदर थे तो वहां पर आपकी 2 रिटर्न मिस हो जाती हैं। 2 रिटर्न का मतलब आपका 6 महीने से हो जाता है, तो वहां पर अगर आप लगातार ये 6 महीने तक गायब रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है। और यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है और इसकी डेट होती है भैया जी 30 अप्रैल, यहां पर इसकी डेट रखवाई जाती है। तो यहां से 3 महीने का पीरियड काउंट किया जाता है। 3 महीने तक अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उसके लेट में चल रही है, यहां तक रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो वैसे वाले केस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नंबर 4 पर आते हैं सस्पेंशन पीरियड, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कब तक सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले नॉर्मली कैंसिलेशन सस्पेंशन किया जाता है। तो अगर आपने सुओ मोटो अप्लाई किया था कैंसिलेशन के लिए या फिर अधिकारी ने आपका वो कैंसिलेशन कर रहा है तो वैसे वाले केस में सस्पेंशन पीरियड क्या रहेगा। तो यहां पर आकर बोलता है सुओ मोटो वाले केस में कि जिस दिन आपने अपनी एप्लीकेशन दी है वो डेट पकड़िए और आपकी जो भी डिजायर्ड डेट ऑफ कैंसिलेशन है वो पकड़ लीजिए। डिजायर्ड डेट ऑफ कैंसिलेशन और एप्लीकेशन डेट विच एवर इज लेटर, जो भी आपका बाद में आएगा विच एवर इज लेटर, वहां तक आपका ये सस्पेंड रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर ऑफिसर के द्वारा कैंसिलेशन किया जाना है तो सबसे पहले यहां पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, और सस्पेंशन तब तक चलेगा जब तक कि कैंसिलेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, तब तक सस्पेंशन पीरियड अपना चलता रहेगा। ये था जी आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं रिवोकेशन वाले पॉइंट पर आकर। अमेंडमेंट भी आई थी इसमें लेटेस्ट में। रिवोकेशन के लिए बोलता है कि भाई आपका जो एप्लीकेशन टाइम होगा वो होगा भैया जी 90 + 180 डेज का एक्सटेंशन यहां पर दिया जा सकता है। पहले कुछ और हुआ करता था, है ना। और उसके बाद जो ऑफिसर अपना टाइम लेगा इस पर रिएक्शन देने के लिए वो होता है यहां पर 30 डेज का। इस बात को आपने ध्यान में रख के जाना होगा। छठवें पॉइंट पर आते हैं हम अपने कि भाई जो फाइनल ड्यूज पे करने होते हैं कैंसिलेशन पर आकर वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनपुट की अलग कैलकुलेशन की जाएगी और कैपिटल गुड्स की अलग कैलकुलेशन की जाएगी। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको डेटा मिक्स करके दे और आप वहां पर गलती कर सकते हैं। इनपुट के संबंध में देखेंगे कि इसको डीम्ड सेल मानने से जो आउटपुट GST बनता है उसे रख लीजिए, और यहां पर इसका जो करस्पॉन्डिंग ITC बनता था, चाहे वो इनपुट एज सच हो, WIP में हो या किसी भी रूप में हो, वहां पर जो भी आपका बनता है विच एवर इज हायर, जो दोनों में अधिक होगा, जो दोनों में अधिक होगा वो आपको फाइनली यहां पर पे ऑफ करना होता है। सिमिलरली कैपिटल गुड्स के अंदर भी आकर इस पर जो आउटपुट GST बनता है वो देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से, है ना, या जो भी इसकी वैल्यू बनती है अपना, और इसमें जो अपना करस्पॉन्डिंग ITC बनता है उसे देखिए विच एवर इज हायर, वो आपको यहां पर फाइनली पे करना होता है। ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग करके फिर इनका इसका और इसका टोटल करके ये आपको फाइनली पे ऑफ करना होता है। कैपिटल गुड्स के केस में करस्पॉन्डिंग ITC निकालेंगे 5% वाले फॉर्मूले से, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से देखा जाएगा, जबकि इनपुट के अंदर सिंपली अपना प्रोपोर्शनेट हम करके चलेंगे कि वहां पर प्रोपोर्शनेट करके अपना ITC कैलकुलेट कर लिया जाएगा। उसके बाद में भैया जी आता है आपका 7वां पॉइंट बायोमेट्रिक।
बायोमेट्रिक का जो प्रोविजन, फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो लिए जाते हैं, तो उसका जो प्रोविजन है वो स्टार्ट विद ये अपना ये गुजरात हो गया भैया जी, और पौंडीचेरी हो गया भैया जी, और इसमें आंध्र प्रदेश। 3 स्टेट के अंदर आपके जनवरी 2025 एग्जाम के लिए ये 3 स्टेट आते हैं। हालांकि उसके बाद के जो एग्जाम होंगे उनके लिए फिर अलग सीन बन जाएगा, उसमें अमेंडमेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है जी आपका यहाँ पर 8वां पॉइंट की बैंक डिटेल्स। अगर रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास बैंक अकाउंट नहीं था तो वैसे वाले केस के अंदर बाद में जब बैंक डिटेल्स देनी होती है रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो आपको कब तक देनी होती है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, खासतौर पर एमसीक्यू। और यहां बोलता है कि देखिए यहां आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के 30 डेज का ये पीरियड होता है, 30 दिन, 30 दिन और R1 की डेट 30 दिन और विच एवर इज अर्लियर। तो यहां तक आपको ये डिटेल्स देनी होती है अपने बैंक अकाउंट की, या फिर R1 अगर बाद में आप फाइल करने की बात कर रहे हैं तो विच एवर इज अर्लियर जो भी है, यानी कि ये वाली डेट अपनी यहां पर आ जाएगी, विच एवर इज अर्लियर, यहां तक अपनी बैंक डिटेल्स आपको देनी होती हैं। अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स यहां पर सबमिट नहीं करते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर आपका जो नई नवेली RC आपको मिली थी यहां पर कैंसिल कराई जा सकती है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। लगे रहिए आप भी बहुत बढ़िया तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लगे रहिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर करके जरूर जरूर देखते रहिएगा। इस चैप्टर के अंदर ये 8 पॉइंट वो थे जो आपको परेशान कर सकते थे, जो आपको बार बार रिवाइज करने होते हैं। मैं पूरे चैप्टर को थॉरोली देखता हूं और यहां से देखता हूं कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है और कहां पर बच्चा परेशान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी कृपा आपके पर यूं ही बनी रहे। आ गया हूं, चैप्टर है हमारा मैनर ऑफ पेमेंट का, ध्यान से सुनते रहिएगा। आइए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट निकल के मेरे समझ में आता है वो ये है कि हाउ टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, कि आपको लायबिलिटी ने कैसे डिस्चार्ज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 को लेकर। पार्ट 1 के अंदर जो हमारी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली, और उनके अंदर भी पहले हमें जो हमारी प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना है, उनको पे ऑफ करना है। उसके बाद जो हमारी करंट ईयर, आई मीन टू से करंट पीरियड की जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्चार्ज करना होता है। फिर नंबर आता है पार्ट 2 का। पार्ट 2 में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ने हमारी लायबिलिटी निकाली हुई है उसको हमने यहाँ पर आकर पे ऑफ करना होता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑफलाइन पेमेंट। क्या जीएसटी का ऑफलाइन पेमेंट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन 3 सिचुएशंस में। नंबर 1 कि अगर लायबिलिटी अप टू 10,000 है आपकी, और वो भी एक टैक्स पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर 10,000 तक का है, तो आप इसे ऑफलाइन यानी चेक वगैरह से पे ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आता है अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो वहां पर भी आप इसे ऑफलाइन पे ऑफ कर सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है जी, यहां पर कोई सर्च सीजर रेड वगैरह का मामला पड़ा हुआ था तो वहां पर पहले टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और चेक वगैरह से पेमेंट ली जा सकती है। नंबर 3 पर आइएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हालांकि इसमें आपको दिक्कत नहीं आती, बट फिर भी मैं आपको बता दूं इसके अंदर आकर CIS, और यहां डालिए CIS, C फॉर CGST, I फॉर IGST, S फॉर SGST आ जाता है। इसके अंदर हमारे 2 प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, एक इंटरनल सीक्वेंस होता है और एक अपना एक्सटर्नल सीक्वेंस होता है। एक्सटर्नल सीक्वेंस में नंबर 1 पर ये, नंबर 2 फिर इससे बात करेंगे, नंबर 3 पर इससे बात करके चलेंगे। जब नंबर 1 पर इससे बात करते हैं तो सबसे पहले ये इधर साइड में जाएगा, A नंबर पर यहां जाएगा। B नंबर पर कहीं भी ले जा सकते हैं, इसके CGST का पेमेंट करने के ले जा सकते हैं बचे हुए बैलेंस को, या यहां पर भी ला सकते हैं। इन दोनों को मैं B ही कैटेगरी देकर चल रहा हूं, आपकी मर्जी है, किसी भी रेशो में किसी भी सीक्वेंस में आप इसे यहां पर कर सकते हैं। जब IGST खत्म हो गया आपका, अब अगला नंबर दीजिए CGST का। पहले अपने की प्यास बुझाएगा, बचेगा तो IGST के पास चला जाएगा। SGST पहले अपने की प्यास बुझाएगा, बचेगा तो IGST के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सिमिलरली जैसे SGST बिहेव करता है वैसे ही आपका UTGST भी बिहेव करता है। UTGST पहले अपने की प्यास बुझाएगा, बचेगा तो IGST को पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये थे इनके इंटरनल और एक्सटर्नल सीक्वेंसेस, ऐसे करके, तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे मुझे ऐसा लगता है। चौथा पॉइंट आता है यहां आपके इंटरेस्ट को लेकर, सेक्शन नंबर 50 में। इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पर लगाया जाता है? तो इन जनरल अगर हम बात करके चलते हैं तो भैया जी ये अपना जो ग्रॉस वैल्यू होती है उसी के ऊपर लगाया जाता है। और अगर हम बात करके चलें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो वहां ये नेट के ऊपर लगाया जाता है।
ठीक है जी। अब नेट के ऊपर कौन सी स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, तो उसमें नंबर 1, आपकी पूरी की पूरी रिटर्न लेट हुई हो। मान लीजिए हमें 20 ट्रांजैक्शंस आपकी रही थी, तो आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं किया है, आपकी पूरी की पूरी रिटर्न आपकी यहां पर लेट हो रही है। जब एक भी आपने लायबिलिटी को, एक भी ट्रांजैक्शन की लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया, रिटर्न आपने फाइल ही नहीं करी है, तो आपका आईटीसी भी बरकरार वहां पर होगा। ठीक है जी। फिर आप इसको यहां पर आकर मान लीजिए फाइल कर रहे हैं 3B, आपने लेट फाइल यहां पर किया है। ठीक है, तो ऐसे वाले केस के अंदर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो नेट वैल्यू पे लगाया जाएगा। नेट का मतलब जो भी आपकी ग्रॉस आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी थी वो, और माइनस आपका आईटीसी, जो भी नेट है उस पे लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन बिटवीन कोई किसी प्रकार का नोटिस वोटिस आपको ना आया हो, इस शर्त का भी हमें ध्यान रख के चलना है। अगर यहां पर बोल देता सर नोटिस आ गया था इन बिटवीन, तो क्या करना है, तो फिर अपना जनरल प्रोविजन ग्रॉस पर ही लगाना होगा। दूसरी एक और बात, क्या होगा अगर ऐसा हो तो, व्हाट इफ, मान लीजिए ये आपका टैक्स पीरियड है यहां पर आकर, और इसके अंदर सपोज करो 10 ट्रांजैक्शन थी, इसमें से आपने 8 ट्रांजैक्शन के लिए जो 3B है वो ऑन टाइम फाइल कर दिया है, कुछ ट्रांजैक्शंस रह गई थी। जब आपने 3B इन 8 ट्रांजैक्शन का ऑन टाइम फाइल कर दिया तो करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी आप यूज कर चुके होगे। ठीक है, अब ये जो 2-3 ट्रांजैक्शन आपकी रह गई हैं, इनको किसी और अनदर रिटर्न के साथ आप इसको रिपोर्टिंग कर रहे हो, वैसे वाले केस में 2-3 ट्रांजैक्शन का जो जीएसटी बनता है उसमें ग्रॉस जो अमाउंट है उसी के ऊपर अपना इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। तो दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि नेट कब यूज किया जाता है, जब पूरी रिटर्न आपकी लेट फाइल करी गई हो और इन बिटवीन कोई नोटिस ना आया हो, तो वैसे वाले केस के अंदर ही, सिर्फ इसी केस के अंदर ही आपका नेट पे आएगा। इन ऑल अदरवाइज केसेस आपका ग्रॉस पर ही कैलकुलेशन करी जाएगी, वैसे करके बोल दिया जाता है। नंबर 5 पर आइएगा। कभी कभी क्या देखने को मिलेगा कि आपका कुछ आईटीसी अच्छा वाला होगा, गुड आईटीसी, जिसके लिए आप एलिजिबल थे वो बुक कर रखा है आपने। ठीक है, कुछ आईटीसी ऐसा होगा जो फर्जी था, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे। क्या उसको मैं बैड आईटीसी का नाम दे दूं? हाँ, दे दीजिए। तो वैसे वाले केस के अंदर जब हम यहां पर आउटपुट जीएसटी लेकर आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने गुड आईटीसी को इस्तेमाल करके चलेंगे, और उसके बाद जो बचता है उसको आईटीसी, बैड आईटीसी को यूज किया हुआ माना जाएगा। फिर देखेंगे कितना तक हमारा बैड आईटीसी यूज कर लिया है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी हिसाब से निकल कर आएगी। क्योंकि जब जब हम जितना जितना बैड आईटीसी का इस्तेमाल करेंगे, तब तब उसी हिसाब से उसका जो पीरियड है वो यहां पर कंप्यूट किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम अपना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके चलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना गुड आईटीसी को यूज हुआ मानेंगे, और उसके बाद में बैड आईटीसी को यूज हुआ माना जाएगा। ठीक सर जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6वें नंबर का पॉइंट आता है, ये आपका सेक्शन नंबर जो 53 है उस पर बेस्ड है। क्या बोलता है, अगर ये लिखा जाए, आपके सामने आ जाए कि अगर हमने आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का जो हमने क्रेडिट था वो यूज कर लिया है, किस काम के लिए यूज कर लिया है, सपोज करो फॉर सीजीएसटी के पेमेंट के लिए। ठीक है, सपोज करो ये अपना 1000 रुपए का बनता था, तो 1000 रुपए का क्रेडिट यहां पर हमने यूज कर लिया। तो क्या करना होगा, गवर्नमेंट इंटरनली इसका क्या करके चलेगी, तो 1000 रुपया आईजीएसटी फंड से सीजीएसटी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए एसजीएसटी का 2000 रुपए का क्रेडिट हम यूज कर लेते हैं फॉर आईजीएसटी पेमेंट के लिए, तो वैसे वाले केस के अंदर एसजीएसटी फंड से हम 2000 रुपया ट्रांसफर करेंगे टू आईजीएसटी फंड में। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रख के चलना होगा। ठीक सर जी। एंड उसके बाद फिर आती है चर्चा आपकी, यहां पर 7वां पॉइंट निकल कर आता है मेरे बच्चा, और 7वें पॉइंट के अंदर आते हैं अपना जो रूल नंबर 86B करके आता है, जहां पर आपका 1% की कंडीशन दे रखी है। तो उसमें एक लिमिट दी हुई है 50 लाख रुपए की। लिमिट आपकी एनुअल नहीं है, ये लिमिट आपकी पर मंथ के हिसाब से काउंट की जाती है कि अगर आपका इसको एक्सीड कर रहा है पर मंथ से, तो फिर आप 1% वाली रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। मोरओवर अगर अपने 1% की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो इस चक्कर में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रख के चलना होगा। लेकिन जो 50 लाख है इसमें आपको कहां गुमराह करेगा, टैक्सेबल
एग्जेम्प्टेड और अपना जीरो रेटेड। तो भाई ये 50 लाख की कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें टैक्सेबल को ही ध्यान में रख के चलना है। एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड को हम इसकी कैलकुलेशन में 50 लाख की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करके चलेंगे। मान लीजिए आपको बोल सकता है कि भाई 40 लाख का ये था, 20 लाख का ये था और 20 लाख का ये था, तो कुल मिला के टर्नओवर तो 80 लाख आपका पहुंच रहा है। लेकिन इस वाले केस के अंदर चूंकि आपका ये सिर्फ 40 लाख ही है, तो यहां पर आपकी 1% की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है। और एग्जाम में जब तक ना कहा गया हो 1% की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है या रूल 86B को ध्यान में रख के चलना है, तो आप इसको 1% की बात को अप्लाई मत करिएगा, वैसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। उसके बाद अब आती है आपकी यहां पर 8वीं समस्या। 8वीं समस्या के अंदर देखिए यहां पर कुछ ऐसे करके होता है, ये हो गया जी, यहां आपका R1 होता है, यहां 3B होता है। R1 के अंदर आप अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी को रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, और 3B के अंदर अपनी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी को आप पे ऑफ करके चलते हो। यहां आपका बैठा हुआ होता है 2B करके, ठीक है। तो दो प्रकार के कंपैरिजन आपके देखने में आते हैं, एक आईटीसी कंपैरिजन होता है, एक आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कंपैरिजन होता है। यहां पर जो आपने रिपोर्ट किया है वो अमाउंट और जो आप 3B में दिखा रहे हो, इनमें सब्सटेंशियली डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए आपने बता दिया था 15,000 भैया जी, और यहां आपका सिर्फ 10,000 ही रह जाता है लायबिलिटी का अमाउंट। तो यह है आउटपुट लायबिलिटी का कंपैरिजन यहां निकल के आता है, और इसे हैंडल करके चलता है अपना रूल नंबर 88C में इसको हैंडल किया जाता है। एक आता है आपका आईटीसी का कंपैरिजन, कि आपने जो यहां था और जो 3B में आपने क्लेम किया, इन दोनों के बीच में कराया जाता है सर जी यहां पर आकर आईटीसी का कंपैरिजन। कि अगर आप सब्सटेंशियली फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं देखने में कि 2B में सिर्फ आपका 8,000 था, लेकिन आपने यहां आईटीसी क्लेम कर रखा 20,000 रुपए का, तो वैसे वाले मामले के अंदर आपका रूल नंबर 88D जो है, 88D करके जो है आपका यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आगे चल के नोटिसबाजी होगी कि भाई पे करो, ये करो, वो करो, एक्सप्लेन करो। ना पे करते हो, ना एक्सप्लेन करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। तो इस वाले केस के अंदर क्योंकि आपने खुद बताया छाती पीट पीट कर ये मेरी लायबिलिटी थी, ये सब कुछ था, तो आपको अलग से कोई शो कॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर जैसे चांस नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट रिकवरी का यहां पर मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको रियायत दे दी गई है 2B और 3B के अंदर आकर। तो यहां बोलते पहले शो कॉज नोटिस डालेंगे, अगर आप ना तो एक्सप्लेन कर पाए हैं, ना ही आपने पे ऑफ किया है, शो कॉज नोटिस, डिमांड ऑर्डर, फिर भी पेमेंट नहीं करते, तो फिर आपको यहां पर रिकवरी करा ली जाएगी, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। दिन अब बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं, ये छोटे छोटे बाइट्स में आपको निकाल कर दे रहा हूं कि चैप्टर में जो जो आपका पेन होता है वो आपका यहां पर होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि यार कभी कभी जब हम अपने आप को टेस्ट करके देखते हैं, बुक में रैंडम भी कोई पेज खोलते हैं तो लगता है ये तो सब आता है आपको, लेकिन दूसरे ही पल कभी किसी और दिन खोलकर देखा हमने तो यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, घबराहट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रैंडम तरीके से जब आपके सामने कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट आ जाते हैं तो आपको याद नहीं होते, तो यार तू तो कुछ नहीं आता तुझे तो, लेकिन जब कुछ आसान चीज पल्ले पड़ जाती है तो लगता है कि सब कुछ आता है। तो मैंने आपके वो पॉइंट्स यहां पर एक्सट्रैक्ट किए जहां जहां पर आप गलती कर सकते हो, जहां आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, जहां जहां से आपकी क्वेरीज उठती हैं, ये वो पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। बाबू मेरे बस पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिएगा, मैं तुम्हारे साथ में हूं। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर मौज ही मौज है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये ठंड है, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय। यस सर। तो एक और चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, टाइम ऑफ सप्लाई का। इस चैप्टर में आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, किस किस तरह से आड़ा तिरछा क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, उसकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ में, ये हमारी कॉम्पैक्ट बुक है, एकदम शानदार है। 140 पेजेस के अंदर ही पूरा चैप्टर, आई मीन टू से पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट यहां पर हो जाता है। तो इधर आ जाते हैं हम मालिक, और टाइम ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर मैं ना क्या ही बताऊं मैं आपका, ये चुप चोर है, चुपचाप आएगा। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई आपकी इस महीने की, सपोज कीजिए उसने महीना दे दिया मार्च, कि मार्च महीने की जीएसटी लायबिलिटी आप हमें बताइए। अब वो यहां पर देगा आपको ट्रांजैक्शंस, हर बार यही खेलता है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस दे दी भाई मार्च के महीने की, कि ये ऐसे ऐसे करके ट्रांजैक्शन थी अपने, ठीक है। इन्हीं ट्रांजैक्शन के बीच में एक ट्रांजैक्शन देगा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसकी यहां पर सिटिंग फी करके थी। सिटिंग फी जनवरी महीने की थी, लेकिन कंपनी ने उसे पे किया है मार्च के महीने में। या ऐसे बनाकर देगा कि जो सिटिंग फी थी वो भाई मार्च के महीने की थी और पे करिए कहीं आगे जाकर, या ऐसे मान लीजिए कि जनवरी की ही थी, और मतलब मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है।
ये जनवरी की थी और इसने पे करी है, इसको मई में जाकर पे करी है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या आप इसे मार्च महीने की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे? तो यहां पर हमें देखना होता है कि भाई 61 दिन का जो चाल है, रिवर्स चार्ज लगना है इसके ऊपर, ठीक है, और 61 दिन इसके कहां पर पूरे हो रहे हैं वो भी हमें देखना है। तो पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपका ये 15 जनवरी का था, तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 15 मार्च, वही अपना मार्च के महीने में आकर इसका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर निकल आएगा और फिर ये इस महीने की लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि नहीं इसका पेमेंट मई के महीने में हुआ है, तो वैसे वाले केस में ना हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड के अंदर वो 61 दिन वाली कंडीशन नहीं आ पाती। यार ह्यूमन बिहेवियर है, हम यहीं पर अटक के रह जाते हैं। तो हमें वहां पर देखना है, सोचना कि बेटा इसका पूरा नियम क्या है, पेमेंट और 61वां दिन विच एवरेज अर्लियर, उसके 61 दिन आपके यहां पूरे हो जाएंगे। तो भले ही पेमेंट मई के महीने में जाकर हुआ, उसके बावजूद भी ये मार्च की लायबिलिटी में ऐड होना है, और यही हम गलती कराते हैं। हम नॉर्मली 61 दिन वाली बात भूलकर इसकी या तो यहां मानते हैं या यहां मानते हैं, मतलब ये दिमाग से स्किप हो जाता है। तो जब जब आरसीएम के साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई को ब्लेंड करके आपसे पूछा जाएगा, तब तब आप वहां पर गलती करोगे, तो आप इस ट्रिक में नहीं फंसेंगे। अब ये वादा कीजिए हमसे, ठीक? अच्छा, ये तो उसकी आम बात है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, टाइम ऑफ सप्लाई को अलग से नहीं पूछेगा, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन कहां किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्कैन करना पड़ेगा अपने पूरे क्वेश्चन को कि बेटा टाइम ऑफ सप्लाई चुप चोर है भाई, दिक्कत कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जहां तक सवाल है प्रोविजंस को लेकर, तो प्रोविजंस में क्या क्या बात आपको दिमाग में रख के चलनी है। पहला तो ये कि जब आरसीएम की बात करते हैं और सर्विस सेक्टर में हम हैं सर्विस सेक्टर में हैं और आरसीएम की बात करी जा रही है, तो उसमें हमें ये अच्छे से ध्यान रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से बनाएगा वो कि भाई आपका पेमेंट की डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर, ये आ जाता है। और अगर मान लीजिए आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर है, आरसीएम लग रहा है एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, 26% पर या उससे अधिक पर बन जाते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो अगर ये सारी बातें पूरी हो रखी हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पेमेंट की डेट और अपनी जो बुकिश एंट्री होती है, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते थे रेसिपिएंट बाबू, विच एवर इज अर्लियर, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर बनाया जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये बुकिश एंट्री वाला जो कंट्रोलर है तभी लगेगा जब आपकी ये तीनों की तीनों बातें पूरी हो रही हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला रहा हो और ये रहा हो। अब आप कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो ऑलवेज आरसीएम लगता है, तो अलग से क्यों बोल रहे हो? ना मेरे मुन्ना, ओइडार नाम की एक चिड़िया होती जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, तो वहां पर आकर हम देखते हैं कि भाई उसमें आरसीएम इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी वो आरसीएम कैटेगरी में नहीं आता है। खैर वो सिलेबस का आपके में नहीं है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान सुनिए। तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, आरसीएम का मामला हो, एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो, तभी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, वरना ये चलेगा। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सर्च या सीजर हुआ है, रेड वेड पड़ी हुई है, तो उसमें देखते हैं रिटर्न फाइलिंग की जो अपनी ड्यू डेट होती है वो पकड़ते हैं, और एक्चुअल पेमेंट की डेट एज द केस में भी वो यहां पर कंसिडर किया जाता है। और क्या गलती हो सकती है? आपसे गलती हो सकती है चिल्लर पेमेंट के अंदर आकर। जी, चिल्लर पेमेंट वो कैसे सर जी? चिल्लर पेमेंट मान लीजिए ये आपका यहाँ पर जनवरी का महीना है और ये आपका यहाँ पर फरवरी का महीना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बिल बनता है वो 10,250 का बना, और मान लीजिए यहाँ पर भी उतने का ही बनता है, ठीक है। और आपने जो यहाँ पर पेमेंट कर दी वो भाई थोड़ी ज़्यादा कर दी, 11,000 की पेमेंट कर दी आपने यहाँ पर आकर, तो इसका मतलब आपने ना 750 की एक्सेस पेमेंट यहाँ कर दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे आप उतना पैसा अब कम देने वाले हैं, राइट बेबी? यस सर। अब आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर कैसे निकाला जाएगा? तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक जो सबके लिए है, जो नेचुरल, जो बाय डिफॉल्ट है, वो ये कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी महीने के लिए निकलेगा यहां 11,000 के हिसाब से, यानी कि जितना बिल अमाउंट था वो और आगे का एडवांस दोनों को जोड़ दिया, और इसका भी निकलेगा अपना
फिर 9,500, क्योंकि एडवांस पर ऑलरेडी हम टैक्स भर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन और भी आता है, जिसे हम ऑप्शन 2 के नाम से बुला सकते हैं। स्पेशल चीज इसकी ये है, स्पेशल चीज इसकी ऑप्शन 2 करके है कि जो भी आपको चिल्लर अमाउंट आया है, उस चिल्लर अमाउंट की बत्ती बनाकर आप कान में लगा लीजिए और तब तक छिपा के रखना जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसे कमा ना लो। तो अभी मैं एडवांस को यहां पर हटा दूंगा, तो 10,250 पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई यहां आएगा। और ऑब्वियसली बात, जब ये अगले बिल में का हिस्सा बनेगा तो वहां पर आकर इसकी बात करेंगे, तो अगली बार भी 10,250 की यहां पर बिलिंग करा दी जाएगी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो होना ही होना है। आपका अगर एक्सेस अमाउंट 1,000 तक का है तो आपकी ये विंडो और एडिशनली खुल जाती है, आप ऐसा भी यहां पर आकर कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी, बहुत दिन से आपने एक आवाज नहीं सुनी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारी बात होगी मालिक। एंड उसके बाद और जो गलती आपसे हो सकती है वो गुड्स वाले केस में, एंड तक देखना, गुड्स वाले केस में ये हो सकती है मालिक। गुड्स वाले केस में क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाएगा कि भाई गुड्स के केस में ना हमें एडवांस पेमेंट मिला है, और ये ऐसे अलग से नहीं बोलेगा, कई सारे ट्रांजैक्शन के बीच में छुपा के डालेगा, सर्विस के 2-3 एलिमेंट बनाएगा, है ना, फिर एक गुड्स का बोलेगा। सर्विस के एडवांस जो आ रहे होंगे इस पे आप टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली निकाल रहे होंगे, है ना, लेकिन जब इसका आएगा साथ में गुड्स का एडवांस भी डाल देगा, आप उन्हीं भावनाओं में बह जाओगे और आप यहां पर गलती कर बैठोगे। एडवांस पेमेंट अगर गुड्स का है तो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का। जब गुड्स के केस में इनवॉइस हो जाती है, इनवॉइस की डेट कौन सी वाली, एक्चुअल डेट, अगर इनवॉइस टाइम से है तो, अगर इनवॉइस टाइम से नहीं है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो पकड़ लेंगे, वही बनती है आपकी यहां पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक लड़का है जो साड़ी पहन के घूम रहा है, यानी कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की हम लोग जब बात करके चलते हैं तो प्रैक्टिकली ये एक गुड्स की कैटेगरी में डाला गया है, और इसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है वो कंप्लीट फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि इनवॉइस की डेट, एक्चुअल डेट या लास्ट डेट एज द केस में भी जो आए, और इट विल बी कंपेयर्ड विद द पेमेंट्स विच एवर इज अर्लियर। इसके लिए फॉर्मूला कंप्लीटली अपना काम करके चलेगा। राइट बेबी, यस सर। तो ये बातें आपकी यहां पर थी जो मुझे लगता था कि इस चैप्टर में आप ये गलती कर सकते थे जी। ओके सर जी। एक बार की बात है, एक गांव में गधा था। गांव वाले उस गधे से बड़े परेशान थे। वो रोज सुबह उठकर ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाला करता था। गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना इस गधे को मार दिया जाए, और उन्होंने मिलकर उस गधे को एक सूखे कुएं में धकेल दिया। धकेलने के बाद वो गधा वहां से भी ढेंचू ढेंचू की आवाजें निकाला करता था। गांव वालों ने कहा कि इसे मिट्टी से दबा देते हैं। गांव वालों ने उसके ऊपर मिट्टी डालनी शुरू करी। जैसे ही पहली परात मिट्टी की डाली, वो उसके कमर पर जाकर पड़ी, पीठ पर जाकर पड़ी, और गधे ने पीठ से उस मिट्टी को झटक दिया और मिट्टी नीचे गिरी और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो गया। फिर अगली परात आती है और उसकी पीठ पर आकर पड़ती है। वो फिर वही प्रोसेस दोहराता है, झटक देता है और उस मिट्टी पर पैर रख के खड़ा हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे कुएं में मिट्टी का स्तर बढ़ता चला गया और वो बार बार मिट्टी को झटकता और उस पर खड़ा हो जाता। ऐसे करके वो मिट्टी में दबा नहीं, बल्कि गधा मिट्टी से, इवन कुएं से बाहर निकल आया। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हर समय कोई ना कोई नेगेटिविटी की मिट्टी हमारी पीठ पर आकर पड़ती है। अगर हमने उसको तुरंत नहीं झटका तो अगला लॉट और आ रहा होगा मिट्टी का, नेगेटिविटी का, जो हमारी पीठ पर आकर पड़ेगा। हमने नहीं झटका तो ये नेगेटिविटी हमें दबा देगी और मार देगी। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी कोई नेगेटिविटी की डोज आ रही होती है तुरंत उसको झटकना होता है, जिससे कि उस नेगेटिविटी को ही पॉजिटिविटी बनाकर उस पर पैर रख के हम इस नेगेटिविटी के कुएं से बाहर निकलकर आ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम टाइम आपके चल रहे हैं, इस समय नेगेटिविटीज कुछ ज्यादा ही हावी होती हैं, और जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट दिमाग में आए तो आपको क्या करना है, पीठ हिलानी है, झटकना है और झटक के आगे बढ़ना है। राधे राधे।